ठीक है, 40 घंटे उसने स्पेंड करे यहाँ पे। अब ये 40 घंटे ना इतने फ्रस्ट्रेटिंग है, जिस तरह आप लोग ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको हर वक्त चार्ट देखना है, आपको M1 M5 पे देखना है, M15 पे देखना है। आपको क्या लगेगा अगर मैं इसको M15 पे खोलूं, यार ये मार्केट क्या नीचे जा रही है, क्या ऊपर जा रही है, क्या नीचे जा रही है, क्या ऊपर जा रही है, क्योंकि आपका ब्रेन तो पैटर्न प्रोसेस कर रहा है ना, आपको पैटर्न रटे हुए। अब आपको यहाँ पे एम भी नजर आ रहा है, डब्ल्यू भी नजर आ रहा है, एम भी नजर आ रहा है, डब्ल्यू भी नजर आ रहा है, बट मुझे जो कंफर्मेशन चाहिए वो मुझे 30 मिनट पे चाहिए या मुझे 1 आवर पे चाहिए। अगर मार्केट मैसी हो रही होती है तो आई विल गो फॉर 1 आवर, क्योंकि जितना चार्ट को बड़ा करते रहोगे उतनी कैंडलें कम होती रहेंगी, तुम्हारा उतना डिसीजन कम होता रहता है। अब देखो, मुझे यहाँ पे प्रॉपर एम यहाँ मिला है, ठीक है, मुझे एग्रेसिव एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे सिर्फ ये बताओ। अगर मैं यहाँ एंटर करूं और मैं यहाँ एंटर करूं, सिर्फ ये 0.1% का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं सुकून से क्यों नहीं करूं। अच्छा देखो, ये अगर मैं यहाँ पर एंट्री कर भी लूं, लेट सपोज आई एंटर ओवर हियर, अभी 40 घंटे ट्रेडर की फितरत होती है, वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा। फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा, एक तो तुम्हारा इमोशनल ड्रेन हो रहा है, तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ देगा, और तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे नहीं यार ये मैंने गलत एनालिसिस कर लिया, मार्केट जो है ना मुझे लग रहा है मेरे अगेंस्ट चली जाएगी। अब तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो तुम्हारा एनिमी बन जाएगा। कंफर्मेशन का वेट करने का फायदा क्या होता है, अगर आपने ये कंफर्मेशन नहीं लिया, आपने ये ट्रेड कर ली, लेट सपोज आपने ये प्रॉफिट बुक भी कर लिया, यू जस्ट मिस द बिग मूव, आपने बड़ी मूव तो मिस ही कर दी ना, क्योंकि अब आपको क्या लगेगा कि यार ये जो मेरा सेटअप है वो चल चुका है। दैट्स हाउ द ब्रेन वर्क्स, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये सेटअप तो मेरा चल चुका है, अब नहीं चलेगा ये, इसने जितना प्रॉफिट देना था दे दिया इसने। एक तो आपने प्रॉफिट कम लिया, दूसरा इस 40 घंटे में अब जितने गलत डिसीजन जिंदगी के होंगे ना वो आप सारे लोगे ट्रेड में एंटर होने के बाद, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के लिए इसने तकरीबन 20 घंटे लगाए, उसके बाद इसने पुल बैक क्रिएट करा। अब जो इसने पुल बैक क्रिएट करा है, मैं अब एंट्री करूँ, मुझे अब फ्रस्ट्रेशन 40 घंटे नहीं फेस करनी है, अब मुझे सिर्फ 14-15 घंटे फेस करनी है, ठीक है। जितनी फ्रस्ट्रेशन कम होगी उतने डिसीजन क्या होंगे, कम गलत होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको एम नहीं मानू, ठीक है, लेट सपोज नहीं मानता क्योंकि शार्प नहीं है, मार्केट ने देखो एम यहाँ बना के ब्रेक करा है, अनदर कंफर्मेशन। अब मैं यहाँ अगर इसके पुल बैक पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली, अब देखो मेरा टाइम और कितना कम हो गया, मैंने यहाँ एंटर करा एक दिन 12 घंटे के बाद, और मार्केट कब गिरी है, एक दिन 19 घंटे के बाद, तो सिर्फ मुझे 5-6 घंटे की फ्रस्ट्रेशन फेस करनी पड़ी, मेरे डिसीजन गलत होने के चांसेस कम हो गए। मैं फ्रस्ट्रेशन में तो नहीं आ रहा ना कि यार कहीं मेरा एसएल ना ले जाए, कहीं मार्केट ऊपर ना हिट कर दे, क्योंकि इसी यही एरिया होता है जहां पे, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट आपको स्टॉप आउट करती है, मार्केट आपको बाहर करती है और फिर प्रॉफिट देती है मार्केट, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। तो जितना कंफर्मेशन का वेट करके ट्रेड करोगे ना उतनी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, ठीक है, उतने अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे और उतनी ही डिसीजन मेकिंग में ना गलतियां कम करोगे। अब देखो, मेरी एंट्री के बाद मार्केट ने ठक से प्रॉफिट दिया, कितना बड़ा प्रॉफिट दिया, वहां पे मैं सिर्फ 1:2 निकाल पाया था, यहाँ पे मैंने 1:11 निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंटर करने का एक और नुकसान, मैं अगर इसकी नेकलाइन पे एंटर करता तो मेरा एसएल यहाँ पर होता, विच इज 0.20, ठीक है। मैं यहाँ एंटर करता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंटर करता तो मेरा एसएल भी छोटा हो जाता, इस स्ट्रक्चर के ऊपर ले आता मैं, विच इज 0.15, मेरा एसएल भी कम हो गया, एसएल कम हो गया तो मेरा आरआर इंक्रीज हो जाएगा। जो मैं 1:2 लेके बाहर निकल रहा था, 40 घंटे की फ्रस्ट्रेशन थी, वो सब छोड़ के मैं 1:14 लेके बाहर निकला और सिर्फ मैंने 2 घंटे की फ्रस्ट्रेशन फेस करी। तो कौन सा अच्छा है ट्रेड करना, वेट करके ट्रेड करना ना कंफर्मेशन के साथ। एग्रेसिव ट्रेडिंग क्या होती है, आप स्मार्ट थोड़ी लगते हो उसके अंदर, आप बेवकूफ लगते हो मार्केट को उसके अंदर, क्योंकि आप मार्केट को बोल रहे होते हो कि आप मुझे टक्कर मार में आ गए हो, तो यार टक्कर खानी है तो किसी अच्छी जगह पे खा लो ना, कि अगर बाहर हो गए तो लॉस भी कम और अगर अंदर हो गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा।
सो दैट्स व्हाई एग्रेसिव ट्रेडिंग वाला जो वर्ड है ना वो दिमाग से निकाल दो. सिंपल, जो भी सेटअप आप लोग ट्रेड कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप एमएसएनआर करो. जो भी सेटअप कर रहे हो, पहले हायर टाइम फ्रेम पे उसकी कॉन्फ्लुएंस बनाओ कि यार मैं यहाँ ट्रेड करूंगा. फिर उसके बाद उसको छोटे टाइम फ्रेम पे उसकी कंफर्मेशन लो, एंड देन उसके बाद उसको ट्रेड करो. तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो भाई मार्केट में आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग बैठे हैं. ठीक है. और मैं एक और मजे की चीज बताता हूँ, जो बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, मगर चलो सुन लो. हमें लगता है कि जो मार्केट हमारे लिए मूव होती है 1% के लिए, इसको मैं कहता हूँ कि हम लोग डिल्यूजन में जी रहे हैं, खुशफहमी के अंदर है. यार ओवरऑल जो रिटेलर है ना वो मार्केट का 1%. तो वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज अ वेरी डॉक्यूमेंटेड फ्रॉड जो आप लोगों के दिमाग में घुसाया हुआ है कि देखो यहाँ पे स्मार्ट मनी मूव कर गई. अरे तो अगर ये लिक्विडेशन हो गई थी तो भाई ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गई, मार्केट नीचे क्यों आ गई यहाँ से. ठीक है. तो ये फजूल की चीज है. और मार्केट मेकर्स जो होते हैं ना वो स्प्रेड पे काम करते हैं, वो इन मूव्स पे काम ही नहीं करते. वो स्प्रेड पे काम करते हैं. उसने यहां से लेके यहाँ तक अगर 20 सेंट भी निकाले, उसका लॉट साइज इतना बड़ा होता है. ठीक है. उसने अगर $1,000,000 भी डाले तो उसने $2,000 इस एक 20 सेंट की मूव में निकाल लेगा. ठीक है. और वो रोजाना की ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड 400-500 चलाते हैं. तो वो उस हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम उनके जो लगे हुए हैं ना, उसमें वो $1-2 लाख घर लेके चले जाते हैं. तो वो सिर्फ स्प्रेड पे काम करते हैं वो लोग. जो जिसको आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहते हो, दे आर एक्चुअली द मार्केट मेकर. ठीक है. और वही आपको हंट कर रहे होते हैं. और वो इतनी बड़ी मूव के लिए हंट नहीं करते आपको, वो सिर्फ स्प्रेड के लिए हंट करते हैं. ठीक है. जैसे आप मेटाट्रेडर खोलोगे ना तो उसमें एक डेटा विंडो आती है, आप देखना हर प्राइस पॉइंट के ऊपर 400 से 500 लॉट होती है. और अगर आपका कभी अकाउंट इतना बड़ा हो, आप सिर्फ एक 500 लॉट पे बटन दबा के देखना, वो ठक करके आपकी 500 लॉट वहां से जाएगी और वापस आ जाएगी. ठीक है. तो हर प्राइस पे तो इतनी तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो फिर लिक्विडिटी हंड कहाँ हो रही होती है, कहीं भी नहीं हो रही होती है. कहीं हमारे डिल्यूजन नजर आ रही है. ठीक है. अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट. चलो पहले कोई दो लोग मुझे बताएं व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, जो वो अभी तक ट्रेड करते हुए हैं. एनीवन. फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है. कोई बताना चाहेगा? कमाल, आप बताओगे? हेलो. अरे ऐसे गुंगों को तो नहीं पढ़ा सकता यार मैं. जब तक मुझे हाँ बताओगे नहीं, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं जान सकता तो मैं पढ़ाऊंगा क्या. अस्सलाम वालेकुम। यही सबसे बड़ा मसला है हमारा, रिस्क मैनेजमेंट ही। तुम्हारे लिए रिस्क मैनेजमेंट क्या है मुझे वो जानना है. कोई भी लोग, 4-5 लोग मुझे हमारा एटलीस्ट बता दो. रिस्क मैनेजमेंट की वैसे तो डेफिनेशन है कि लाइक अगर आपके स्ट्रेटजी लाइक ज़्यादा विन रेट की नहीं है, या फिर आपका ऐसा वो एक्सपेक्ट जो टेक्निकल ना हो, जो आप पे वेरी करें कि आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें और लॉस मिनिमाइज कर लें, उसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ओके. एनीवन एल्स? सर, अगर आप मुझे पूछे तो आई वुड से कि जो भी मेरा अकाउंट साइज है, मेरे लिए इफ आई एम रिस्किंग 0.5% ऑफ दैट अकाउंट, तो आई कैन बेयर द लॉसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड इन, लाइक जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेड की, इट कैन गो इन योर फेवर अगेंस्ट यू. सो हाउ मच आई कैन बेयर टू लूज, so that I'm not shaking up my account. ओके. Like, और कोई? सर मैं सिस्टर ने जो बताया उसी में थोड़ा लाइक ऐड अप करके बता दूंगा हम्म. कि लाइक हमें मार्केट इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम, लाइक हम इस पे 100% तो विन नहीं कर सकते, तो हम ऐसे लाइक अपना रिस्क मैनेज करें कि अगर हम लॉसेज में भी हो तब भी हमें लाइक ओवरऑल जो हो हम प्रॉफिट में ही रहें एंड ऑफ द ठीक. डे। ठीक. चलो. अच्छा, यूजुअली जो जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना रिस्क मैनेजमेंट, वो ये होता है कि यार ये 1:3 की ट्रेड है, ये 1:4 की ट्रेड है. ठीक है. और हम ये लेके बाहर निकल जाते हैं, विच आई एम अगेंस्ट दैट. बेसिकली ये जो चीज है ना मेरे लिए एज अ फिल्टर काम करती है. ठीक है. लेट्स से मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मैंने कहा यार ये ट्रेड यहाँ से ऊपर जाएगी,
ठीक है, ये मेरा एसएल है और ये वाला एरिया है जहां पे मुझे टेक प्रॉफिट करना है। अगर तो ये 1:3 नहीं आ रहा, ठीक है, अगर तो ये 1:3 नहीं आ रहा तो ये मेरे लिए फिल्टर है, पहली चीज इसको समझो, ठीक है। ये आप जितना भी यूट्यूब देखोगे वो सारे क्या बोलते हैं कि 1:3 1:4 लो और मार्केट से बाहर हो जाओ। यार मैंने अभी 1:14 की ट्रेड दिखाई है, मैं क्यों 1:3 लेके मार्केट से बाहर हूँ जब व्हेन आई कैन गो 1:14 1:30, राइट, पहली चीज। सो दिस विल वर्क एज अ फिल्टर फॉर यू। फिर दूसरी चीज, रिस्क क्या होता है कि कितना मैं एक ट्रेड में लॉस करना चाह रहा हूँ, व्हाट आई कैन बेयर, ठीक है। या बेसिकली रिस्क को अगर तुम ऐसे ना देखो, रिस्क को अगर तुम ऐसे देखो कि यू आर प्लेइंग अ लॉटरी, ठीक है, और तुम्हें कितनी दफा वो लॉटरी खेलनी है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 100 के 100 दफा हारने वाले हो, इट्स लाइक अ कॉइन फ्लिप, ठीक है। तो आप 100 के 100 दफा तो नहीं हारोगे उसको, तभी वो आपके हक में भी आएगा, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज बेसिकली कि मैं ये लॉटरी कितनी दफा खेलना चाह रहा हूँ अपने अकाउंट के ऊपर। लेट्स से मेरा अकाउंट $1000 का है और मैंने कहा कि मैं $50 पर ट्रेड लॉस करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उस पैसे से एक दफा नहीं, मैं 20 दफा लॉटरी प्ले करना चाह रहा हूँ, राइट। या मैंने कहा कि मैं $20 पर ट्रेड लॉस करने वाला हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ चांसेस बढ़ गए। तो बेसिकली दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, आपको अपने नंबर ऑफ चांसेस बढ़ाने, इट्स लाइक अ पास मार्केट के अंदर आने का, कि मैं कितनी दफा ये गेम प्ले करना चाह रहा हूँ। भाई मैं बहुत लैंडलॉर्ड हूँ, तो मैं, मेरा $100 का अकाउंट है, मैं बोलूंगा यार एक ही, बस मैंने एक ही दफा खेलना है, या तो आ या पार, जिसको हम कहते हैं कि हमने लॉट साइज बहुत बड़ा ले लिया और हमारा अकाउंट वॉश हो गया। तो प्ले दिस लाइक अ गेम, आपने कितनी दफा वो गेम खेलना है, इट्स अप टू यू। और उसका एक सिंगल टूल है, वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हम जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं रिस्क मैनेज करते हुए, वो क्या करते हैं, हम लेवरेज को इग्नोर कर देते हैं। हम कितना लेवरेज लेंगे हम वो नहीं देखते, हमें उसकी प्लानिंग करना नहीं आती है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि बस आपने आंखें बंद करा, आपको सेटअप नजर आया, आपने लॉट साइज कैलकुलेट नहीं करा, आपने बस खोल दिया, जीरो कैलकुलेशन पुट इन द लॉट साइज कैलकुलेशन, ठीक है, जीरो एफर्ट। वो आपका सबसे बड़ा इशू होता है। मुझे मैं कल ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे सेट किया हुआ है, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा, अपने पास इंस्टॉल कर लेना ट्रेडिंग व्यू पे। देखो मेरा इसमें अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, मेरा इसमें लेवरेज है, मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाता, सिर्फ ये दो चीजें लगाता हूँ। अब ये मुझे मेरा लॉट साइज कैलकुलेट करके बताएगा कि मुझे लॉट कितनी लेनी है। मुझे किसी टूल पे जाने की जरूरत नहीं, मैं यही देख लेता हूँ। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, आप बोलोगे यूजली जो हम लॉट साइज कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं स्टॉप लॉस रख के, राइट। मेरा स्टॉप लॉस प्री डिफाइन होता है, मैं एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉसेस पे ही काम करता हूँ, और ये पिप्स नहीं लिखे हुए, these are the percentages because I love to work in the percentages not in the pips, ठीक है। तो ये percentages लिखे हुए, अगर मैं यहाँ पे ये प्लॉट करूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो यू कैन सी यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई आ रही है, ठीक है। सो दिस इज द परसेंटेजेस। मैं अपना चार्ट देखता हूँ जहाँ पे मुझे एंटर करना है, तो मैं अपनी इंट्यूशन की बेस पे डिसाइड करता हूँ कि मुझे 0.1 का रिस्क लेना है या 0.2 का रिस्क लेना है। मैंने कहा मुझे 0.2 का रिस्क लेना है, लेट सपोज, ठीक है, ये 0.3 कर लेते हैं इसको। अगर गौर से देखो यहाँ पे ये 0.3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये डिसाइड हो गया। अब मुझे पता है कि मुझे मेरे अकाउंट साइज के ऊपर, मेरे लेवरेज के ऊपर 0.3 पे मुझे ये लॉट साइज ओपन करना है, ठीक है। अगर आप जैसे बहुत लोग एग्रेसिव खेलते हैं, तो बेसिकली मुझे लेवरेज इंक्रीज करना है। हमें स्टॉप रिस्क मैनेज करते हुए पिप्स को कंट्रोल नहीं करना है कि मैं कितने पे पैसे में रख रहा हूँ, वो स्मार्टनेस नहीं है, आपको लेवरेज कंट्रोल करना होता है, ठीक है। देखो मैंने अभी सिर्फ लेवरेज इंक्रीज करा, अब मेरा 0.1 के ऊपर पहले 0.02 लॉट थी और अभी एकदम से 0.08 हो गई, ठीक है। तो अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इसका मतलब है उतनी तेजी से मेरा पैसा भी जाएगा। देखो जब मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है,
या इनमें से कोई सा भी ले रहा हूँ, जब मैंने 100 का रिस्क लिया ना, तो इसका मतलब है कि मैं अराउंड $10 के करीब कहीं जो है ना 100 का लेवरेज यूज करा, तो मैं उसको ले रहा हूँ। जब मैंने इसको 350 करा ना, तो इसका मतलब है कि बेसिकली आई एम यूजिंग 35% इन वन ट्रेड ऑफ माई अकाउंट। मतलब अगर मेरा 100 का अकाउंट है, तो बेसिकली मैं $35 यूज कर रहा हूँ एज अ रिस्क इन वन ट्रेड। जितना लेवरेज कम करते रहोगे, उतना ये तुम्हारा स्टॉप लॉस ऑटो कम होता रहता है। ठीक है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर लेवरेज, नॉट बाय योर स्टॉप, कि मुझे कितने यहाँ पे वो रखने हैं। तो बेसिकली इट्स अ वे, इजी वे टू अंडरस्टैंड थिंग। ठीक है, अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका RR है। ठीक है, RR कैसे? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बट इट्स वेरी एसेंशियल। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, हम्म। सर ये जो आपने लॉट साइज कैलकुलेटर यूज करा है, ये प्री बिल्ट है ट्रेडिंग के लिए? नहीं नहीं, ये मैं दे दूंगा, स्क्रिप्ट लिखी हुई है मेरी अपनी। सॉरी? मेरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग यूज कर अच्छा, लेना। ओके। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ही होता है जब हम अपना रिस्क ले रहे होते हैं। मगर उससे पहले तो मुझे रिस्क डिसाइड करना है ना, तभी तो मैं रिवॉर्ड की तरफ जाऊंगा। तो रिस्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हो गया? योर लेवरेज। अब लेवरेज कितना यूज कर रहे हो? अब जैसे मेरे पास 2 अकाउंट है, व्हेन आई हैव टू बी एग्रेसिव, तो मेरा एग्रेसिव का मूड सेट है कि मुझे 350 का लेवरेज यूज करना है। सो फॉर दैट आई हैव अ डिफरेंट अकाउंट। अपने पैसे को 2 अकाउंट में डिवाइड कर लो। बहुत सारे ब्रोकर्स जो है ना आपको मल्टीपल अकाउंट खोलने की फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, हमने क्या करा हुआ है, हमने 350 लेवरेज का अकाउंट अलग रखा हुआ है और 100 लेवरेज का अकाउंट अलग रखा हुआ है। तो हम डिफरेंट अकाउंट यूज करते हैं लेवरेज को डिफाइन करने के लिए अपने अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। अब मेरा जब रिस्क डिफाइन हो गया, ठीक है, सो टू गेट प्रॉफिटेबल, बेसिक स्टार्ट हमेशा रिवॉर्ड से होता है। तो यूजुअली अगर आपका विन रेट 30% भी है और अगर आप 1:3 निकाल पा रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, वो कैसे? बेसिकली इसका रेशियो का मतलब क्या होता है कि मैंने $1 लॉस किया अगर मैं हारा, और अगर मैं जीता तो मैंने $3 निकाले। अब 30% विन रेट का मतलब है कि मेरी 10 में से 60 ट्रेड लॉस हो रही है और सिर्फ 3 विन हो रही है। ठीक है, सिंपल मैथ है, बेसिक मैथ है। अब देखो, अगर मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर आएगा 7, और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 9। तो मैंने $9 विन करे और $7 का मैंने लॉस करा, उसके बाद भी मुझे $2 बच गए। सो अगर मैं 1:3 निकाल पा रहा हूँ हर ट्रेड में से और मेरा विन रेट 30% है, तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं बना पाऊंगा, बट मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। तो अगर आपका लॉस हो भी रहा है तो उस पर डिसहार्ट नहीं होना होता। ठीक है, अपने आप को बेटर करना होता है उन मिस्टेक से लर्न करके कि मैंने इस ट्रेड में क्या गलती कर दी थी। ठीक है, और मुझे इसको कैसे सही करना है। बट फॉर मी दिस इज सेकेंडरी। वाई? ये हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जा रही है। ठीक है, जैसे अभी ये अगर हमने एंट्री ली थी, तो हमें ये पता था कि यार ये 1 आवर का ब्रेकआउट हुआ है, तो इट विल गो टू द 4 आवर। तो ये 1 आवर से 4 आवर तक तो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टाइम फ्रैक्टल, फर्स्ट थिंग। तो ये पूरा यहाँ तक आया। तो अब अगर मैंने इसमें एंट्री बनाई है, तो मैं 1:3 लेके तो नहीं बाहर होने वाला ना। मैंने यहाँ एंट्री बनाई है, ये मेरा SL है यहाँ पे कहीं रखा हुआ 0.30 पे। तो मार्केट तो मुझे 1:5 दे रही है। ठीक है, ये मार्केट जो भी देना चाह रही है, मैं क्यों उसको 1:3 देके बाहर हो जाऊं? और यूजुअली क्या होता है, आपको प्रॉफिट और भी कैसे कम होता है, क्योंकि आपको पैसा देख के आपको लगता है कि कहीं ये भी ना चला जाए जो 99% ऑफ द ट्रेडिंग फैटर्निटी करती है। यहाँ पर आ गया 50% बुक कर लो, यहाँ पर आ गया बाकी 30% बुक कर लो, बाकी 20% को रनर छोड़ दो। अरे ट्रस्ट योर सिस्टम भाई। आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है तो आप ऐसे करना शुरू कर देते हो। अब आपने $20 यहाँ बुक करे, $10 यहाँ बुक करे, $5 यहाँ बुक करे, ये ट्रेड आपने पूरी चलने दी होती, यहाँ पे $100 मिल जाते आपको।
आप ये बेवकूफ़ी करते हो। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो ये है कि आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं है। आप बस क्या कर रहे हो, आप मार्केट में आ रहे हो, आपको जो नज़र आ रहा है आप उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब यू आर नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट। मैं ट्रेडर का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। आइदर आई यूज़ रिस्क मैनेजर और अ टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है? रिस्क मैनेजर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। वो बस अपना आके देखता है, बोलता है यार मैं इसको खरीदना चाह रहा हूँ, और अगर ये नीचे आ गया तो मैं बाहर आ जाऊंगा। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, प्योर रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि उसको पता है कि मैंने सिर्फ 3 दफा सही होना है 10 में से और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ठीक है? दूसरी तरफ आते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, जो रिस्क मैनेजर को अकोमोडेट करते हैं। वो बताते हैं कि यार आपने यहाँ बाय करना सही रहेगा या यहाँ एग्जिट करना सही रहेगा। अब हम सारे बाय पे फोकस करते हैं, एग्जिट पे हमारा फोकस सबका 0 है। हमें लगता है कि यार 100 पिप निकाल लिया, हमारा तो काम हो गया। दैट इज आल्सो फाइन मेरी नजर में। अगर आपने सिर्फ किचन मनी निकालनी है इस ट्रेडिंग वाली वर्ल्ड के अंदर से, तो वो सही है। अगर आपने किचन मनी निकालनी है तो भाई आप कुछ ना करो, न्यूयॉर्क सेशन में आओ, जहां थोड़ी सी वॉलिटिलिटी खत्म हो मार्केट से, डायरेक्शन समझ में आ जाती है, एंट्री करो, 100-150 पिप लो और मार्केट से चले जाओ, दोबारा खोल के मत देखो। तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप सारा दिन बैठे रहोगे चार्ट के ऊपर, दो चीजें होती है, आप अपने दिमाग को ड्रेन कर रहे होते हो, आप इमोशनली और मेंटली दोनों तरह से टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, और जब ट्रेड का टाइम आता है ना तो आपके पास डिसीजन कैपेबिलिटी बचती ही नहीं है, ठीक है? जैसे अभी कमाल ने कहा कि यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है मैं इसको ट्रेड करूंगा। मेरे लिए क्या है कि इट्स अ 4 आवर लेवल। जब तक ये 4 घंटे की कैंडल बंद नहीं होगी, मेरे लिए चार्ट पे बैठने की कोई नीड ही नहीं है। मैंने चार्ट बंद करा, मैं 2.5 घंटे से चल बैठा हुआ हूँ। अब सिर्फ 20 मिनट रह गए, मैं चार्ट खोल के 20 मिनट में देख लूंगा क्या कर रही है मार्केट। यहाँ पे मुझे नजर आया ठीक है, मार्केट अभी तक बेरिश नहीं हुई है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है रेजिस्टेंस के अराउंड, जिसका क्लियर 80% 70% होता है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी, ऊपर चली जाएगी। इट्स अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन, अपवर्ड कंसोलिडेशन है, ठीक है? अब हम आते हैं कंपाउंडिंग पे, जो कि 99% ट्रेडर करते ही नहीं है, और फिर वो बोलते हैं कि यार हमें 8-8 साल हो गए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 8-8 साल के बाद अब जाके उन्होंने जिंदगी की बड़ी बड़ी ट्रेड्स करी है, ठीक है? उनमें से कुछ आपके मेंटोर्स भी हैं, बहुत सारे लोगों के, ठीक है? आपके स्मॉल अकाउंट कंपाउंडिंग से ग्रो होती है, ठीक है? कंपाउंडिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है? जो कि हमें समझ में ही नहीं आता। हमें लगता है यार $10 का प्रॉफिट हो गया, आज आपका भाई जाएगा और केएफसी में जिंगर बर्गर खाएगा इसको विड्रॉ करके। तो ये आपका सबसे बड़ी गलती ये होती है। इट्स अ बिजनेस, और बिजनेस का रूल है कि आप उसमें इन्वेस्ट करके 1-2 साल के लिए भूल जाते हो कि मुझे उसमें से कैपिटल निकालना भी है। जीरो विड्रॉल। आपने अगर $100 डाले ना, तो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि मैं तो सिर्फ ग्रो करूंगा, इसमें से निकालूंगा नहीं। जो पैसा आएगा उसको री इन्वेस्ट करूंगा मैं। इट्स एन इन्वेस्टमेंट गेम। आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करके तो देखो कभी, ठीक है? अब कंपाउंडिंग कैसे होती है? कंपाउंडिंग 2 तरह से होती है, ठीक है? यूजुअली रिस्क मैनेजमेंट 2 तरह से होती है, कंपाउंडिंग तो एक ही तरह से होती है कि मेरे पास $100 थे, मैंने पहली ट्रेड करी, मुझे उसमें 50% का प्रॉफिट हो गया, विच मीन्स कि मेरा अकाउंट अभी 150 के ऊपर खड़ा हुआ है। अब जो मैं नेक्स्ट ट्रेड कर रहा हूँ वो मैं 100 से नहीं करूंगा, अब मैं नेक्स्ट ट्रेड किससे करूंगा? 150 से करूंगा, ठीक है? तो मेरा लॉट साइज ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देगा। जब मेरा लॉट साइज बढ़ना शुरू होगा तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ कंपाउंडिंग ऐसे होती है, जैसे अगर आप कोई कंपाउंड का कैलकुलेटर खोल लो, कोई सा भी जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है? अब आप सिर्फ इसको बोलो कि मैंने $10,000 डाले, 10,000 पीकेआर डाले मैंने, मैं मंथली उसमें कुछ भी नहीं डाल रहा, और मैं इसको 10 साल के लिए रखना चाह रहा हूँ, और जो इसकी ग्रोथ हो रही है, वॉट एवर तरीके से ग्रोथ हो रही है, लेट से 30% की ग्रोथ हो रही है इसकी, और कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी एनुअली है।
ये बैंक्स के रेट होते हैं। अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको मंथली भी कर सकते हो। अब अगर मैं इसको देखूं तो आप ये देखो कि आपकी जो 10,000 रुपए थे वो 10 साल में अब 1,37,000 हो गए। सो इसी तरह आपको ट्रेडिंग में भी करना होता है, कंपाउंडिंग ही करनी होती है आपको। अब जो आपके पास 150 आ गए ना, अब आप लॉट साइज उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। लेट सपोज अब मैं यहाँ पे 150 इनपुट कर देता हूँ, मेरे पास पहले 100 थे, अब मैंने 150 कर लिए। तो अब देखो मेरा लॉट साइज क्या हो गया, 0.8 से 0.13 हो गया। ठीक है, अब जो मेरा प्रॉफिट आएगा, अगर मैं वही 1:3 भी ट्रेड करूं तो पहले 50 आया था ना, तो अब कम से कम 70-80 आएगा। अब 80 रुपए ऐड करो 150 में, तो आपका अकाउंट, आप बोलोगे यार ये तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, आप निकाल नहीं रहे हो बर्गर फर्गर पेप्सी के लिए पैसे नहीं निकाल रहे हो, आप उसको एक प्योर बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हो कि जो पैसा आ रहा है वो मैं इसमें वापस डाल रहा हूँ। ठीक है, अब कंपाउंडिंग में मसला कहाँ आता है सबसे बड़ा? लेट सपोज आप पूरा साल मेहनत करते करते अपने $100 के अकाउंट को लेकर आ गए 10,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 पे अगर मैं एक ट्रेड में 10% का लॉस ले रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा? $1,000 का हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा इन व्हाट सेंस? इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्योंकि हमारा ब्रेन ये नहीं दिखता कि मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, उसको उसके पैटर्न उसके अंदर बाइंड होते हैं, उसको सिर्फ वही समझ में आते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 तो उसको छोटा लगेगा ब्रेन को, अगर मैं बोलूँ 1,000 तो वो उसको बड़ा लगेगा। जब इतना बड़ा अमाउंट आप रिस्क करोगे तो क्या होगा, आपको एंजाइटी भी उसी लेवल की हो रही होगी, आपको टेंशन भी उसी लेवल की हो रही होगी। ठीक है, आप उस जितनी बेवकूफियां पहले कर रहे थे उससे ज्यादा ही बेवकूफियां आप करोगे। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर दो तरह से मॉडल यूज होते हैं। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद इसको 1.5 महीने लगा के इसको पॉलिश करा है मैंने। ठीक है, कंपाउंडिंग सिंपल है, मैथ 5वीं क्लास की, ज्यादा इसमें नहीं बता रहा मैं। अब रिस्क मॉडल पर आ जाओ। हमारे पास दो रिस्क मॉडल होते हैं मार्केट में काम करने के। एक होता है फिक्स्ड रिस्क। ठीक है, कि हमने अपना रिस्क फिक्स कर लिया, नो मैटर कि मेरे अकाउंट का साइज क्या है। ठीक है, दूसरा होता है डायनामिक रिस्क, विच इज कंपाउंडिंग एक्चुअली। फिक्स रिस्क क्या होता है कि मेरा अकाउंट 100 रुपए से मैंने स्टार्ट करा है और मैंने वादा कर लिया अपने आप से कि मैं एक लॉट से ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं 1 लॉट साइज से ऊपर नहीं जाऊंगा। अब मेरा अकाउंट कंपाउंड होगा मगर बहुत स्लो होगा, लाइक कंपाउंड ही नहीं होगा, उसको आप ऐसे कह लो, बस आप मेहनत करे जा रहे हो गधे की तरह। अब आपका अकाउंट 10,000 पर आ गया और आप अभी तक सिर्फ 1 लॉट खोले जा रहे हो, आपने बढ़ाया ही नहीं है लॉट साइज को। ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, 6-8 महीने तक वो एक फिक्स्ड लॉट साइज पे काम करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं लॉस करूंगा तो मैं उतना ही करूंगा। वो अपने दिमाग को ज्यादा क्या कहते हैं, थकाते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि यार मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, मैं चार्ट पे ये भी लगा लूं तो ही मैं जो है ना बहुत एक्सपर्ट किस्म का ट्रेडर लगूंगा, अदरवाइज तो मेरे तो लोग सुनेंगे नहीं बात को। ठीक है, तो वो थका रहे होते हैं अपने दिमाग को। तो इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट में भी होता है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आई प्रेफर कि एक फंडेड अकाउंट लो, ये मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम में रिकमेंड करता हूँ। एक फंडेड अकाउंट लो, 0.01 की लॉट खोलना शुरू करो और 6 महीने सिर्फ अपने सेटअप के ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। उससे दो चीजें होंगी, एक तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होगा, ठीक है, और एक तुम्हारी आई ट्रेन होगी। आई ट्रेन होगी तुम्हारे को चार्ट देखने के लिए, पैटर्न देखने के लिए, कहाँ पर क्या बन रहा है। तुम्हें फिर लाइंस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आंखें बंद के ट्रेड कर सकते हो। दूसरा ब्रेन ट्रेन होता है किस चीज के लिए? इमोशन हैंडलिंग के लिए। और दूसरा गलतियों से जान छुड़ाने के लिए। गलतियां क्या होती हैं? अगर लॉस हो रहा है तो मैं उसको लंबा कर रहा हूँ कि नहीं यार मार्केट शायद अब नीचे आ जाएगी, शायद अब नीचे आ जाएगी, मार्केट ऊपर जाए जा रही है। हम इमोशनली लॉस को लंबा कर देते हैं, और जब प्रॉफिट होने लगता है तो हम क्या करते हैं, यार कहीं ये ना चला जाए, कहीं यही ना चला जाए। तो इसके लिए ब्रेन ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ब्रेन भी एक मसल है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे ट्रेनिंग करनी है। बेसिकली यू आर ट्रेनिंग योर मसल्स।
तो ब्रेन भी एक मसल है, आपने उसको भी ट्रेन ही करना होता है बैठ के। तो अगर आपको लग रहा है मैं आज मार्केट में आया हूँ और आपका भाई कल ही जो है करोड़ रुपए लेके जाएगा, तो फॉरगेट इट, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ट्रेन योर मसल्स, ताकि आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपके ब्रेन को सोते में भी पता हो कि मुझे क्या करना है। ठीक है। अच्छा, डायनामिक रिस्क क्या होता है? बेसिकली इट्स सिंपल कंपाउंडिंग। आप हर स्टेप के ऊपर क्या कर रहे होते हो ट्रेड लेते हुए? अपनी लॉट साइज को कंपाउंड करके अपने अकाउंट साइज के हिसाब से लॉट साइज को कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हो? बढ़ा रहे होते हो। ठीक है। इसके अलावा किसी ने कोई और रिस्क का मॉडल सुना है, या किसी ने ये भी नहीं सुने हुए थे? ये भी नहीं सुने। ठीक है। इसके अलावा किस कोई और ऐड करना चाहेगा कुछ इसके अंदर? इसके अलावा कोई और मॉडल किसी को पता तो प्लीज शेयर। अरे जब बोलोगे नहीं तो डॉक्टर को पता कैसे चलेगा बीमारी कहाँ पर है? सर एक तो एक ऐसा भी होता है कि लाइक ऑल रिस्क आपका या तो विन होके बड़ा प्रॉफिट होगा या तो फिर लाइक आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, तो लाइक वो वो सब। लेवरेज देखो, वो लेवरेज उसको हम लोग हाई रिस्क ट्रेडिंग बोलते हैं, वो रिस्क मॉडल नहीं है, वो प्योर गैम्बलिंग में आता है वो। ठीक है। हाँ, वो जैसे गैम्बलिंग टाइप वो ही। जो जितने टिकटॉक से आ रहे हैं और जितने एमेजन वर्ल्ड से आ रहे हैं ना, वो सब यही करते हैं। वो आपने ये देखा होगा, वो 600 ऑर्डर खुले हुए थे उन लोगों के, लाइन से हाँ ऊपर नीचे। तो सर मलेशियन ऐसे मतलब जो मलेशियन ट्रेडर्स है वो तो फ्लिप करने की फिराक में होते हैं ना, मतलब उस यस चक्कर में तो सर। कितने सारे हाँ हाँ, अकाउंट्स भी वो ब्लो बेसिकली कर क्या देते कर रहे हैं, हैं। वो अकाउंट, वो देखो उनका क्या होता है, वो 80% अपना अकाउंट रिस्क कर लेते हैं। अगर $100 का मेरा अकाउंट है तो वो $80 रिस्क पे लगा देंगे। तो वो $80 रिस्क पे लगाने का मतलब है कि वो फुल लेवरेज यूज करते हैं। अगर जैसे आईसी मार्केट है, आईसी मार्केट 1000 के करीब लेवरेज देता है, तो वो पूरा यूज करेंगे। एक्सनेक्स जो है वो 3000 तक का लेवरेज देता है, तो वो पूरा 3000 का लेवरेज यूज कर देंगे उसके अंदर। ठीक है। बट वो सिर्फ आपको ओके। दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। बिलीव मी, जब आप इनकी हिस्ट्रियां पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जेड को कितने लोगों ने पढ़ा है एमएसएनआर में? मैं उसकी मिसाल दे दूंगा, वो ज्यादा आसान है। ठीक है। उसके इंटरव्यूज भी पढ़े हुए तो इसलिए मुझे पता है। ये आरिफ की बात कर लेते हैं। आरिफ 6 साल के बाद प्रॉफिटेबल हुआ है। जेड 7 साल के बाद प्रॉफिटेबल हुआ है, वो 16 साल की उम्र से ट्रेड कर रहा है। वो 23 साल की उम्र में जाके उसने पैसा बनाया है, उससे पहले उसने पैसा नहीं बनाया था। ठीक है। और वो उनका जो बेसिक फंड आ रहा होता है वो कोर्स बेच कर आ रहा होता है, वो उसी को रिस्क करके हाई लेवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं। वो उन्हें पता है कि अगर जाएंगे तो 500 जाएंगे, क्योंकि उनको ट्रेड करना आ गई है ना। उनको पता है कि मैं 500 जा रहे हैं, मैं 1000 निकाल भी लूंगा मैं। ठीक है। उनको ट्रेड करना आ गई है। अच्छा, अब देखो, पहले हम डायनामिक को एक दफा मैं तुम्हें नंबर्स में दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये मॉडल कैसे काम करता है। अम, अरे यार, क्या किया हुआ इसने ये? हाइट का ऑप्शन का है, छोड़ो। अच्छा खैर, यहाँ पे देखो, मैं सिर्फ 350 का लेवरेज यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। इट्स अ मल्टीप्लायर। ठीक है। ओके, वेट अ सेकंड। ये मेरी वाली है, राइट? या ये रही। अच्छा, अच्छा देखो, अभी मेरा लेवरेज है। ठीक है। मैं भी 350 यूज कर रहा हूँ। लॉस क्या है मेरा? वो 0.1, इट्स ऑल इन परसेंटेज। प्रॉफिट क्या है मेरा? वो सिंपल 1% रखा हुआ है मैंने, कि मैं 1% टारगेट कर रहा हूँ। अब देखो, मेरा बैलेंस स्टार्टिंग क्या है? $100 है। ठीक है। अगर मैं हाई लेवरेज ले रहा हूँ 350 का, और मैं ये लॉस रख रहा हूँ,
तो मेरा जो एक ट्रेड में लॉस जाएगा वो $35 का जाएगा, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होगा तो वो 350 का होगा। अभी डायनेमिक कंपाउंडिंग हुई है, ये डायनेमिक रिस्क मॉडल है, ये कंपाउंडिंग कह लो इसको, ठीक है। अब देखो सेकंड ट्रेड के अंदर कितना ड्रास्टिकली तुम्हारा लॉस बढ़ गया है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है, बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारे इमोशंस को ट्रिगर नहीं करता है, हमें एंजाइटी नहीं देता। अब यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, ये एकदम से बहुत ज्यादा लॉस बढ़ गया तुम्हारा। अब अगर तुम्हारी एक ट्रेड गलत हुई तो तुम्हारा क्या होगा, अकाउंट इतना नीचे आ जाएगा, आधा हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। लेट सपोज तुमने पहली ट्रेड सही कर दी, तुमने दूसरी ट्रेड सही कर दी, अब तुम तीसरी ट्रेड पर आ गए, तुम्हारा अकाउंट इस टाइम यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब लॉस चेक करो, ठीक है। प्रॉफिट वाले सेक्शन को छोड़ दो, सिर्फ लॉस वाला सेक्शन देखो। अभी जितना नंबर ये इंक्रीज हो रहा है तो जो उसका हमें हमारा दिमाग पे इमोशनली क्या असर होगा, उसका रीजन मैं समझाता हूँ। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरी ईयरली सैलरी 12 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं लकीली खुशकिस्मती से मैं यहाँ पर आ गया, बल्कि मैं यहाँ 3,000 पे भी आ गया। अगर ये मेरा $3,000 का लॉस होगा तो इट्स अराउंड लाइक 15 लाख बनेंगे कुछ पाकिस्तानी, ठीक है। तो मेरा तो हार्ट अटैक आना बनता है ना इसके ऊपर। जो मैं पूरे साल में कमाता हूँ, मैं एक ट्रेड में जा रहा है, तो सोचो मेरे इमोशंस किस तरह काम कर रहे होंगे, सही है। या अगर तुम इसको ऐसे देखो कि तुम्हें कोई इन्वेस्टर आके बोलता है कि यार मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दे रहा हूँ एंड यू आर अलाउड टू लूज 50 लाख रुपए, अगर नहीं हुआ तो मैं तुमसे बाकी पैसे वापस ले लूंगा। अब मेरी सैलरी साल की 12 लाख रुपए है, ठीक है। जैसे ही वो लॉस 5 लाख पे पहुंचेगा ना, मेरे पसीने छूटना शुरू हो जाएंगे, मेरा बीपी हाई हो जाएगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने कभी उससे ऊपर नंबर देखा ही नहीं है, वो भी जो मेरे पूरे साल का है, ठीक है। तो जब लॉस बढ़ना शुरू होगा, भले तुम पैसा कमा पा रहे हो यहाँ से, मगर जब रिस्क में या तुम्हें नेगेटिव में ये अमाउंट नजर आना शुरू होगा, क्योंकि हमने इतना पैसा शुरू में नहीं देखा होता है, तो ब्रेन क्या करता है, उसको अलग ही तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है। और उसका नतीजा क्या होता है कि आप गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। जैसे कि एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन क्या होता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं 1 पिप का एसएल या 0 पिप का एसएल रखूंगा तो बहुत स्मार्ट दिखूंगा। नहीं भाई, आप बुक्स पढ़ो रिस्क मैनेजमेंट की, कहता कि ब्रीथिंग स्पेस होनी चाहिए क्योंकि ये मार्केट है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लगा दी होती एसएनआर लेवल के ऊपर, ठीक है, और मैंने सिर्फ 2 पिप का एसएल रखा होता, मेरा तो एसएल लेट होने के बाद जो है ना उसने मुझे दे दिए अच्छे खासे पिप, ठीक है। उसने मुझे 800 पिप दिए, मगर क्या हुआ, मैं तो मार्केट से आउट हो गया ना, बिना वजह का स्मार्ट बनने के चक्कर में। ट्रेड को रिस्पेक्ट करो, उसको प्रॉपर एसएल दो, एक प्रॉपर ब्रीथिंग स्पेस दो जो उसका बनता है, ठीक है। अच्छा, अब जब इतना लॉस हो रहा है तो दिल तो गले में आ रहा होगा ना, राइट। तो ये चीज हमारे साथ भी हुई, वी फेस द सिमिलर थिंग। तो हमने कहा डायनेमिक जो है ना हमारे इमोशंस को खराब कर रहा है बहुत ज्यादा, और डायनेमिक के अलावा हमें खेलना नहीं है मार्केट में, क्योंकि हमें अपने स्मॉलर अकाउंट को ग्रो करना है कंपाउंडिंग करके। क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसा तरीका है कि आपका अकाउंट ऐसे ड्रास्टिकली ग्रो होता है, ठीक है। अगर मैं 350 का लेवरेज ले लूं $100 के अकाउंट के ऊपर, सिर्फ मुझे 1 2 3 4 ट्रेड कर दिए, वो $40,000 पे खड़ा हुआ होगा, बट लेवरेज बहुत हाई है और प्रॉफिट में बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ। आप लोग कहते हैं ना स्मॉलर अकाउंट ग्रो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, कंपाउंडिंग से होते हैं वो ग्रो, ठीक है। ये $100 का अकाउंट, सिर्फ आप 5 ट्रेड तो सही करके देखो जरा, 350 की और 1% की, सीधा यहाँ खड़ा होगा 40 पे। मैं बोलता हूँ 1% ना भी करो भाई, 0.50 का प्रॉफिट टारगेट बुक कर लो, तो भी देखो कहाँ खड़ा हुआ ये, राइट। ये देखो, पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 ट्रेड में तुम यहाँ पर आ सकते हो। बट इसके साथ जो रिस्क तुम्हारा चल रहा है उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो जस्ट यूज योर ब्रेन। अगर मुझे इसको किसी तरह मैनेज करना हो
व्हाट विल आई डू, क्योंकि मुझे कंपाउंड अपना डायनेमिकली ग्रो करना है, मैं फिक्स लॉट पे ग्रो नहीं कर सकता इसको। अगर मैं फिक्स लॉट पे सिर्फ $35 या लॉस रख के $75 जमा करना शुरू करूं तो मुझे 1 लाख पे जाने में कितना टाइम चाहिए सोचो। अगर मैं मुझे 1 लाख पर आना है और मैं $175 का प्रॉफिट ही बुक कर पा रहा हूँ हर दफा, तो मुझे 57 ट्रेड्स चाहिए फिक्स मॉडल के अंदर, और डायनेमिक में सिर्फ 9 ट्रेड्स चाहिए। तो सब बारी बारी बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ सबकी मुझे सुननी है। जो भी दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये लॉस को और मैनेज करना है, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें रिस्क ट्रेडिंग ही करनी है, रिस्क मैनेज ही करना है तो प्रॉफिटेबल हो जाए। अभी जो लॉस इतना ड्रास्टिकली ग्रो कर रहा है इस लेवरेज के ऊपर, मुझे इसको मैनेज करना है ताकि मेरे इमोशन इन चेक रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एनीवन, एक्चुअल ट्रेडिंग है ये, और हम यही नहीं सीखते। किससे शुरू करें? अली तुमसे शुरू करते हैं। अली, यस सर। अब मुझे इसको मैनेज करना है, और मुझे देखो अपना अकाउंट डायनेमिकली ग्रो भी करना है, जी। और मुझे इस लॉस को इतना कम कर लेना है कि मेरे को इमोशनली डैमेज ना करे। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? लाइक हम जैसा तो टाइम टू टाइम इसमें से थोड़े पैसे निकालता रहेगा शायद। नहीं, तो फिर तुम्हारा अकाउंट ग्रो ही नहीं करेगा ना, तो कंपाउंडिंग कहाँ रहेगी उसके अंदर? मैंने अभी तो बताया कि ये बिजनेस है, तुम्हें इसमें पैसे डालने हैं, इसमें से तुम्हें बर्गर पेप्सी के लिए पैसे निकालने नहीं है भैया। अगर मैं नहीं, इससे ये होगा कि हम लाइक थोड़ा हो जाएगा कि हाँ लॉस से तो बढ़ा जाएगा। सर मे बी हम सिर्फ 20 या 30% ऑफ द अकाउंट हम रिस्क करेंगे। नहीं, वो तो तुम देखो लेवरेज छोटा करने की बात कर रही हो ना, मतलब मैं यहाँ पर आके सिर्फ लेवरेज को अगर छोटा कर दूं तो ये रिस्क छोटा हो गया मेरा, बट ये मॉडल तो नहीं हुआ ना, ये तो मैंने लेवरेज कंट्रोल किया ना। इसमें मेरी ग्रोथ देखो कितनी कितनी हैम्पर्ड हो गई है मेरी ग्रोथ में। अगर मैं लेवरेज कम कर पा रहा हूँ तो देखो मुझे यहाँ से 1 लाख आने पे अब 20 ट्रेड करनी है, पहले सिर्फ मुझे 7 करनी थी। राइट राइट, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे इस चीज को? मुझे ये स्टेप्स भी कम करने हैं, मुझे अपना लॉस भी कम करना है। लॉस कैसे कम होगा जैसे अगर देखो वो अपन एक देखो रखेंगे? लेवरेज कम करके मेरा लॉस तो कम हुआ ना, ठीक है। हाँ। पहले अगर मेरा तो सर लेवरेज आरआर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, आरआर देखो अभी मैंने फिक्स रखा हुआ है कि जैसे ही मुझे 0.50% मिलेगा, ठीक है, मैं पिप्स में नहीं कैलकुलेट करता, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं परसेंटेज में बात करूंगा। ये वाला ऑब्जेक्ट लगाओगे, ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, ये लॉस की परसेंटेज है। हमने अपनी सारी कैलकुलेशन परसेंटेज बेस्ड रखी हुई है, ये हमारे अपने मॉडल्स हैं, तो हम इसी तरह काम करते हैं। तो मैंने देखो लॉस 0.1 रखा हुआ है, प्रॉफिट मैंने 0.5 रखा हुआ है, तो ये 1:5 का आरआर ऑलरेडी हो गया। अब मुझे कंपाउंडिंग भी करनी है और मुझे ये अपना रिस्क भी मैनेज करना है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में मैं कर पा रहा था अगर मैं 350 का लेवरेज रख रहा हूँ, बट मेरा देखो लॉस कितनी ड्रास्टिकली बढ़ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं लेवरेज कम कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएगी, ठीक है। या तो इतना पेशेंस होना चाहिए, ये 18-17 ट्रेड मतलब 10 ट्रेड्स बढ़ गई, मगर देखो लॉस थोड़ा कम हो गया इसके अंदर। 14,000 से जो लास्ट लॉस है वो 9,000 का है, तो मैं लॉस तो कम कर पाया, मेरा काम बढ़ गया। मुझे काम भी कम करना है और मुझे रिस्क भी कम करना है, मैं कैसे करूंगा? हम अमाउंट को 2 अकाउंट्स में डिवाइड कर देंगे। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अब देखो आप में से गेम बहुत सारे लोग खेलते होंगे, आजकल बहुत सारे गेम आए हुए हैं जो अनलिमिटेड चलते हैं। ओके रिजवान भाई, पहले आपकी सुनेंगे, राइट? चले। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे लगता है कि रिस्क को कम करने के लिए हम अपने इंटरेस्ट को जब प्रॉफिट में चले जाएंगे तो ब्रेक इवन में शिफ्ट कर देंगे। नहीं, वो तो ऑप्शन नहीं है। हाँ देखो, हम ऑलरेडी देखो रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने डाला हुआ है 0.1, लाइक 1:5 का तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने डाला हुआ है। तो ब्रेक इवन इज लाइक हाँ अच्छा, ये अच्छी चीज है आपकी, आपने बताई है नेवर लीव द, मैं एक चीज बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को, नेवर लीव द मनी ऑन द टेबल। पैसे कभी नहीं छोड़ने चाहिए टेबल के ऊपर, जो आ रहा है उसको ले लो, ठीक है, भागते चोर की लंगोटी सही। तो ब्रेक इवन वो जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है। जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं
0.3% हमारे पास आ गया तो हमने उसको बी कर दिया। अब मार्केट कुछ भी करे, मैं बी पे बैठा हूँ। ओके, एक और मॉडल है जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिला के, राइट। आजकल ऐसे बहुत सारे गेम्स आए हुए हैं जो अनलिमिटेड चलते हैं, वो खत्म ही नहीं होते। ठीक है, आपने 0 से स्टार्ट करा, आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, उसके कोई लिमिट ही नहीं है। बट उन गेम में एक चीज होती है, आप जब भी उसमें मरते हो, ठीक है, तो आप 0 से स्टार्ट नहीं करते, आप बीच में कहीं कहीं से स्टार्ट करते हो। लाइक 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग चेक पॉइंट्स कहते हैं। जैसे सबवे सर्फर है, कैसल रनर है, इस तरह के गेम्स आपने देखे होंगे, ये बहुत है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, या ये कॉन्सेप्ट भी नया है किसी के लिए, चेक पॉइंट्स वाला? पहले मुझे ये बताओ। जी क्लियर सर। है ना? अब देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो हमारे दो क्लासिकल मॉडल्स है ना रिस्क मैनेजमेंट के, वो है फिक्स्ड और डायनामिक। हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, और हम उसको दोनों को मिला के एक मॉडल बना सकते हैं, जिसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, कि दो चीजों से मिलके बना हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं 0 पे अपना लॉट साइज कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने अपने अकाउंट से लॉट साइज कैलकुलेट करा 1। अब मैं इसको तब तक चलाऊंगा जब तक मैं एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन पॉइंट पे रीच ना कर जाऊं। अब हमारे पास यहाँ पे टारगेट्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि मैंने $100 का अकाउंट शुरू करा, और मेरा पहला चेक पॉइंट कहां पर है, 800 पर। ठीक है, अब इसके बीच में मैं जितनी भी ट्रेड करूंगा ना, वो मैं किससे करूंगा, फिक्स मॉडल से करूंगा। ठीक है, फिक्स मॉडल मतलब कि मैं, नहीं, इसको ये कंफ्यूज हो जाएगा, सॉरी। मैं यहाँ पे जो लॉट साइज कैलकुलेट करूंगा ना चेक पॉइंट पे, वो मैं डायनामिक ही करूंगा कंपाउंडिंग के लिए। ठीक है, अपना जो भी मुझे रिस्क करना है, मैंने एक लॉट साइज कैलकुलेट कर लिया, लेट सपोज उसका नंबर 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको 100 से लेके 800 तक मैं इस लॉट साइज को क्या करूंगा, फिक्स्ड कर दूंगा। मैं बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगा। यहां तक समझ में आया? जी सर। इससे क्या होगा कि आपको 800 तक जाने के लिए ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ही रिस्क करना है हर ट्रेड में। यूजुअली ये 1 से 2 ट्रेड में आपका ये टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है, या एक ट्रेड में ही होता है, बाल दफा आपकी ट्रेड अच्छी चली गई तो एक में हो जाएगा, नहीं तो 2 में हो जाता है। मैं डिसाइड ही करके बैठा हूं कि अगर मैं 800 पे जब तक नहीं आऊंगा, मेरा ये लॉट साइज फिक्स्ड रहने वाला है, मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका रिस्क होता है ना, वो फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, जब आपका रिस्क फिक्स्ड हो गया ना, तो आपका इमोशंस को जो है ना वो टैकल नहीं करता है इतना। मगर आप कह रहे हो यार मुझे तो अपना स्मॉल अकाउंट ग्रो करना है डायनेमिकली, इसीलिए हम चेक पॉइंट्स बना देते हैं बीच के अंदर। अब जैसे ही मैं 800 पे पहुंचूंगा ना, मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ रीकैलकुलेट करूंगा 800 के हिसाब से। अब 800 पे हो सकता है मेरी 3 लॉट्स बन रही हो, और मेरा नेक्स्ट चेक पॉइंट मैंने 1600 पे रखा हुआ है, या 4600 पे रखा हुआ है, लेट सपोज। ठीक है, अब यहां से 800 से लेके 4600 तक मैं सिर्फ यही लॉट साइज यूज करूंगा। मैं ना तो बार बार रिकैलकुलेट करूंगा, ना अपने दिमाग को थकाऊंगा, ना मैं बार बार बड़ा लॉस लेके अपने इमोशंस को खराब करूंगा। तो यहां तक आने के लिए मेरा लॉट साइज क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचूंगा, अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, रिकैलकुलेट कर दूंगा। तो देखो मैंने दोनों इफेक्ट यूज कर लिए, लॉस कम करने के लिए फिक्स वाला मॉडल यूज कर लिया, और अकाउंट ग्रो करने के लिए मैंने डायनेमिक वाला मॉडल यूज कर लिया। बट मैंने चेक पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, लेट सपोज तुम 800 पर आ गए। ठीक है, तुमने ट्रेड करी, तुम्हारा ट्रेड का लॉस हो गया, तो तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस लेट सपोज 560 पे फॉल करेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे, तुम ये वाला लॉट साइज यूज करोगे या ये वाला लॉट साइज यूज करोगे? हमें रिस्क को मैनेज करना है ना, कैप करना है हमें। अब क्योंकि प्रीवियस वाला। मैं इस वाले चेक पॉइंट पे तो नहीं हूं ना, अब मैं इसके बीच में आ गया ना मैं, राइट।
और इसका लॉट साइज क्या है, वो 1 है। अब जब तक मैं वापस 800 पे नहीं जाता, मैं क्या करूंगा, मैं 1 लॉट साइज यूज करूंगा मैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा काम बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ के पहले 60 ट्रेड में हो पा रहा था, अब तुम 12 या 13 ट्रेड में कर लोगे, बट तुम्हारा रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है, फिक्स्ड रहता है वो, और वो तंग नहीं करता, फिर वो आपको इमोशनली तंग नहीं करता वो। ये समझ में आया मॉडल, या मैं दोबारा से समझाऊं इसको? मुझे लगता नहीं समझ में आया। नहीं सर, समझ आ गया। नहीं सर, क्लियर क्लियर। देखो, हमें अगर हम डायनामिक यूज करेंगे ना, तो हमारा जो रिस्क है ना, वो ड्रास्टिकली ग्रो करता है वो, ठीक है, एक्सपोनेंशियली। जैसे हमारा प्रॉफिट ग्रो कर रहा है ना, वैसे ही मेरा रिस्क भी तो साथ साथ चलेगा ना मेरे, ठीक है। अब मुझे उसको मैनेज करना है, मुझे अपना अकाउंट, मुझे अमीर बनने की भी जल्दी है, और मुझे रिस्क भी कम लेना है। मैं बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होना चाह रहा। मैं सबसे पहली चीज मैं कंट्रोल करूंगा लेवरेज। सेकंड थिंग मैं क्या करूंगा, ये मॉडल में किसी को पढ़ाता नहीं, यू गाइस आर लकी कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक चेक पॉइंट का मैप क्रिएट कर लूंगा कि यार 1000 से लेके, सॉरी 100 से लेके 1000 तक मैं एक फिक्स्ड लॉट रखने वाला हूं, ठीक है। और 1000 से 2000 तक मैं एक फिक्स लॉट रखने वाला हूं, जो मैं 1000 पे लाके कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है, तुम लोग सारी कैलकुलेशंस पहले से करके अपनी शीट बना के सामने लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी अब हर चीज फिक्स्ड हो गई है। अब जब तक तुम 100 से 1000 पे नहीं आ रहे, तुमने कहा कि यार मैं, मेरा लेवरेज फिक्स है, मैं बहुत रिस्क नहीं ले रहा, मुझे अमीर बनने की जल्दी नहीं है। अली भाई जो है वो 4 महीने में हो रहे हैं ना, तो कमाल भाई ने बोला यार मैं 8 महीने में हो जाऊंगा, मगर मैं लेवरेज कम रखूंगा। आई डोंट लाइक द रिस्क, मेरे से इमोशंस अच्छे हैंडल नहीं होते। मैंने लेवरेज फिक्स करा, ठीक है, लेवरेज फिक्स करा मैंने, मुझे मेरा पहला लॉट साइज मिल गया कि भाई मुझे जो है ना 0.086 की लॉट खोलनी है यूरो के ऊपर, गोल्ड की बात नहीं कर रहा मैं अभी, ठीक है। अब मैं 0.08 तो खैर कोई लॉट बनेगी भी नहीं, बल्कि हाँ बन जाएगी, 0.08 की लॉट बन जाएगी, ठीक है। अब मैं हर दफा यही लॉट खोलता रहूंगा जब तक मेरा अकाउंट कहां पर नहीं आ जाता, 1000 पे नहीं आ जाता, ठीक है। अब देखो परसेंटेज का फायदा क्या है, मैंने यहाँ पे वन टाइम अपना चार्ट कैलकुलेट करके रख लिया 0.10 वाले स्टॉप लॉस के लिए, राइट। अब मुझे कहीं पे 0.20 का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस कितना कर दिया, डबल कर दिया, यस और नो? जी तो मेरी लॉट साइज क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जी। अब मुझे 0.04 की लॉट खोलनी है। कैलकुलेशन इजी हो गई रिस्क मैनेजमेंट की, इसी वजह से हम लोग परसेंटेज में रखते हैं। वो पेप्स और स्टॉप लॉस और कैलकुलेट करना वो बड़ा हेक्टिक है। जो चीज मेरी स्क्रीन पे हो सकती है वो मुझे मेरी स्क्रीन पे चाहिए, मेरे दिमाग में चाहिए। मुझे एक नया टैब नहीं खोलना लॉट साइज कैलकुलेट करने के लिए। अब सिर्फ इसको रन करते रहो यहां से यहां तक, ठीक है। जैसे मैंने अभी उस दिन वॉइस नोट भेजा ग्रुप में स्टूडेंट का, वो 2 महीने में $100 को अभी $6000 पे लेकर आया, और उसने मेरे ख्याल से अभी कुछ $2500 उसने विड्रॉ करे हैं। वो अपने प्लान से काम कर रहा है, ही नोज थिंग्स वेरी वेल कि उसे क्या करना है, ठीक है। वो स्मार्टली प्ले कर रहा है बहुत ज्यादा। सिंपल चला क्या रहा है, हाइब्रिड मॉडल, सिंपल हाइब्रिड मॉडल चला रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मुझे ये लॉट खोलनी है। जैसे एसएल आया उसने ठक करके, कोई टेंशन नहीं है, उसको जाने दो, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आई ट्रस्ट माई सिस्टम, सिस्टम चलेगा मेरा, बस। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें कैलकुलेट करनी है, रिकैलकुलेट करनी है तुम्हारे को अपनी लॉट। अब तुम ये सारा पहले से ही करके रख सकते हो। मैंने कहा यार 1000 के ऊपर क्या लॉट बनेगी, तो उसने बता दिया 0.86 बनेगी। तो ये तुमने एक एक्सेल की शीट बना ली, इसका प्रिंट आउट निकाला, सामने लगा दिया। अब तुम्हारे को तुम्हारा टारगेट भी मिल गया, तुम्हें क्या अचीव करना है, नाउ यू हैव अ प्लान, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि अ मैन विद अ प्लान इज मोर डेंजरस देन अ आर्मी विदाउट अ प्लान।
नाउ यू नो, अभी इससे समझ में आया कि स्मॉलर अकाउंट कैसे ग्रो करते हैं ड्रास्टिकली। वो 2 महीने में $100 को $6,000 पे लेके चला गया वो लड़का। क्यों? सिर्फ रिस्क मैनेज कर रहा है। हालांकि उसके कुछ दिन ऐसे भी आते हैं कि रेड रेड चल रहा होता है, बट वो क्या कर रहा है, वो ये हाइब्रिड मॉडल यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो लॉस है ना किसी भी स्टेज के बीच में, वो कैप्ड है, वो बढ़ ही नहीं रहा है उसका लॉस। तो उसके पास लॉटरी खेलने की अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। और जब वो किसी भी चेक पॉइंट पे पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, मैं डायनेमिकली रिकैलकुलेट कर लेता हूँ, तो वो चीज मेरे अकाउंट को क्या करती है, डायनेमिकली बूस्ट करती है। तो जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा एक्विटी कर्व है वो फिर ऐसे बनना शुरू हो जाता है, राइट, ऐसे करके। अगर मैं फिक्स रखूंगा ना तो वो कुछ ऐसे करके ग्रो करेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। मैं कंपाउंडिंग डाल दूंगा तो वो ऐसे करके ग्रो करेगा, बट इसमें रिस्क भी मेरा ऐसे ही ग्रो करेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पे हमारा ग्राफ ऐसे स्लो स्लो ग्रो करता है और बहुत अच्छा ग्रो करता है। हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी आती है फिक्स लॉट साइज से, बट मुझे अकाउंट भी ग्रो करना है। तो ये चेक पॉइंट का जो सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है, वो हमें दोनों चीजों में हेल्प करता है। रिस्क कैप करने में मेहनत हमारी कम लगती है, ठीक है, और अकाउंट वही डायनेमिकली ग्रो कर रहा होता है। सो दिस इज द हाइब्रिड मॉडल जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें चीज समझ में आई थी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। या इसके अलावा एक और चीज है जो मेरे है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार हम ये भी तो कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर मुझे अपना अकाउंट डायनेमिकली ग्रो करना है और मेरा पहला एसएल जो है वो $35 का बन रहा है, तो मैं क्यों ना पहली ट्रेड छोटी सी कर लूं जिसमें मुझे $35 मिल जाए, और फिर मैं ट्रेड कर लूं, फिर अगर मेरा लॉस हुआ भी तो खैर है। तो बट इसमें जो है ना, मसला क्या है, इसमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सो जस्ट यूज द हाइब्रिड मॉडल, अपना एक प्लान बना लो, अपने चेक पॉइंट्स क्रिएट कर लो जिसपे तुम लोग कंफर्टेबल हो। लाइक अब ऐसे मेरा जो लास्ट स्टूडेंट है उसने अभी 1.5 महीने में 25 को 1,000 पे लेकर आया है, वो 25 के अकाउंट को। यार तुम लोग पता नहीं क्यों, तुम लोगों को फंडेड अकाउंट चाहिए, तुम लोगों को लगता है कि बड़ा पैसा होगा तो पैसा बनेगा। रीजन बीइंग कि तुम लोग सिर्फ जो ना 3 Ws में से सिर्फ 2 W को ट्रेड करते हो। तुम्हें वेयर का नहीं पता होता है कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है। जिस दिन ये समझ में आना शुरू हो जाएगा ना कि एग्जिट कहाँ करना है, उस दिन यू विल बी डैम प्रॉफिटेबल, डैम प्रॉफिटेबल, ठीक है। जैसे अभी यूरो की ट्रेड थी, उसने अपॉर्चुनिटी तो नहीं दी कंफर्मेशन वाली, बट ट्रेड बहुत अच्छी रन हुई थी वो। क्यों? देखो डेली पे क्या बना हुआ है, ये बड़ा क्लियर से एम बना हुआ है, परफेक्ट वाला। मार्केट नेकलाइन से जाएगी, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई, और देखो यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दी है, सॉरी मैंने मिस कर दी थी ये। देखो एम बना हुआ है, एम यहाँ पे इसने बेस ब्रेक करी, जाने से पहले इसने यहाँ पे ब्रेक करने से पहले इसने यहाँ पे एन बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बहुत बड़ी वेक है, इसको मैं बेसिकली मनी वाइड नल एंड वाइड बोलता हूँ, इसको खोलना पड़ेगा। ये प्राइस रिफाइनमेंट आप लोग करते रहोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखो मार्केट ने वहीं से टच लिया और नीचे गिर गई। यार अब नजर ही कौन पहुंचे, नजर ही कौन पहुंचे। क्या कह रहे हैं अली भाई? तो नहीं आती मुझे, सॉरी। तो देखो ये तो सही बोल रहा 1% था। की मूव है। ये कितनी बड़ी मूव है? ये 1% की मूव है ये। सुकून से ट्रेड बनी, सुकून से मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं प्रॉफिट को 1% कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा अकाउंट $100 का है, मैंने अपना अकाउंट डबल कर लिया यार एक ट्रेड में, देख रहे हो। आपने बस यही करना है, आपने सुकून से बैठना है, ट्रेड खुद आएगी आपके पास। उसके बाद देखो दोबारा इसने ट्रेड दी है, और अच्छी बड़ी ट्रेड दी है इसने। ये यहाँ से चली है अराउंड 50% की ट्रेड इसने यहाँ पर दी है। अब आप ये देखो कि आपने 10 दिन के अंदर अपना अकाउंट 2.5 गुना बढ़ा दिया,
मतलब और कैसे अकाउंट ग्रो करोगे आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। पेशेंस चाहिए जो आप लोगों में है नहीं, और उसका सिर्फ एक रीजन है कि आप लोग सारे जो है ना यूट्यूब से देखकर आ रहे हो, और वो साले कभी M1 के चार्ट से ऊपर जाते ही नहीं, और उनको लगता है कि भाई ने क्या ही ट्रेड कर दी 300 पिप की। उन्होंने कभी 4 घंटे के चार्ट देखे नहीं, उनको दे दो तो ट्रेड होते भी नहीं होते, उन्हें समझ ही नहीं आती कि हो क्या। शाकिब भाई, जी जब हम ट्रेड करते हैं, नेक लाइन को ट्रेड करते हैं, तो जो एसएल है हमारा वो अपेक्स होता है या अपेक्स को ऐसा नीचे रखते हैं, क्या यार सीन? तुम अभी भी जो है ना, जितना मैंने तुम्हारे चार्ट देखे, तुम अभी भी एग्रेसिव जा रहे हो, और मैं क्या समझा रहा हूँ जब से तुम लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ, कंफर्मेशन। जब कंफर्मेशन देखो, मैंने तुम्हें अभी कितनी प्यारी एग्जांपल दी है कंफर्मेशन की, ठीक है, कि तुम फ्रस्ट्रेशन से बचोगे, तुम्हें प्रॉफिट उतना ही मिलना है, मगर जो 40 घंटे की फ्रस्ट्रेशन है ना, नहीं हैंडल होती है भाई। आप इसी में तो गलतियां करते हो। आपको लगेगा कि यार ये इतना प्रॉफिट आ गया, ऐसा नहीं हो कि ये ऊपर जा रही है और मार्केट ये भी ले ले। अच्छा, ये आप यहाँ पे तो डिसाइड नहीं करने वाले, राइट। जब ये एक बड़ी कैंडल बनेगी ना, आप बोल रहे हो यार यहाँ तक मेरा $400 का प्रॉफिट आ रहा था, एक ही कैंडल में अब सिर्फ $100 का प्रॉफिट रह गया है, यार मार्केट कहीं ये भी ना ले ले, बंद करो यार इसको, $100 का प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओ। आपने $100 का प्रॉफिट लिया, मार्केट जाती है ही आपके साथ, कि आप जितना आउट हो गए उसको उतना कम प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा आपसे। ठीक है भाई, एक चीज दिमाग में बिठा लो, इट्स अ जीरो सम गेम। क्या है ये? जीरो सम गेम है ये। अगर आपका प्रॉफिट है तो किसी ने तो पैसा गंवाया है मार्केट के अंदर, तभी आपका प्रॉफिट बना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो जिसको आप लोग स्मार्ट मनी बोलते हो, तो वो आपको अपनी जेब से पैसा क्यों देंगे? क्योंकि अगर मैं लॉस कर रहा हूं तो मेरी जेब से पैसा निकल के ही तो कमाल के पास जाएगा प्रॉफिट के लिए, तब वरना थोड़ी होगा, मार्केट तो चलती सीधी रही है। तो वो आपको सताती है। आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करके, या आप, मैंने क्या बोला कि मुझे रिफाइनमेंट ऐसी आती है कि जो मार्केट नहीं है, विक मारी ना, मैं यहाँ तक रिफाइन कर दूंगा इसको, फायदा नहीं है उसका। उसके बीच में डिसीजन, मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो ना यार, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। मार्केट में विक मारेगी और यहाँ पे तुम्हें रुला देगी वो, उसके बाद तुम बैठे रहो उसके इंतजार में। इसकी मैं एग्जांपल तुम्हें BTC पे दिखा देता हूँ, मार्केट रुलाती कैसे है देखो। प्रॉफिट देगी, बट क्या तुम्हारा पेशेंस है इतना? तुम M1 के चार्ट से आ रहे हो, आई एम डैम श्योर कि तुम्हारा पेशेंस नहीं है इतना कि तुम 10 दिन तक कोई ट्रेड होल्ड कर जाओ। नहीं कर सकते तुम, बहुत उसके लिए ब्रेन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है होल्ड कराने के लिए। ये चार्ट है, मैं यहाँ पर भी एंट्री कर सकता था, ये जो मार्केट ने पहली विक मारी थी ना, मैं यहाँ पर भी एंट्री करके बैठ जाता, मैं मुझे आती है करना, बट मैंने करना छोड़ दिए। वो क्यों? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन मार्केट ऊपर गई है। क्या तुम्हारी कैपेसिटी है 5 दिन ट्रेड होल्ड करने की? पहले तो मुझे ये बताओ। इस बात की क्या गारंटी कि तुम 5 दिन में ट्रेड बंद नहीं करोगे, कितने भी मार्केट ऊपर नीचे हो जाए? क्योंकि तुम्हें सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है। तुम्हारा अभी भी ये रहता है कि यार वो चार्ट अच्छा डाल रहा है तो मैं उसके साथ जाके सीख लूं, शायद मैं पैसे बना लूंगा, या वो अच्छा। तुम सिर्फ मूविंग एवरेजेस भी ट्रेड करोगे ना, पैसे बना लोगे। सिर्फ एक चीज अपने सिस्टम में ऐड कर लो, जो भी ट्रेड कर रहे हो, कंफर्मेशन चाहिए मुझे। अब यहां पर देखो, 4 घंटे में उसने कंफर्मेशन कहाँ दी है? देखो, 4 घंटे में उसने कंफर्मेशन यहाँ पर दिए, ये डब्ल्यू बना हुआ, ठीक है, ये इसकी बेस ब्रेक हुई हुई है, और ये पुल बैक आया हुआ है। मुझे बताओ क्या फायदा था मेरा यहाँ पर एंट्री करने का? कोई फायदा है इसमें? और इसमें कितना डिफरेंस है? मुझे सिर्फ डिफरेंस बता दो। $100 का भी डिफरेंस नहीं है। $100 के लिए तुमने ये 5 दिन की फ्रस्ट्रेशन झेली है यहाँ से यहाँ तक की। नहीं बनोगे स्मार्ट, डेली ट्रेड करके ना पैसा बनेगा ना स्मार्ट लगोगे, सिर्फ ये समझा रहा हूँ, और ये अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हारे। कोई फायदा ही नहीं है ना, मैं यहाँ पर भी एंटर कर लेता, मगर मैं बैठा रहता, और मेरा क्या होता, जब ये नीचे विक लगी थी ना, अरे यार सारा प्रॉफिट जीरो हो गया मेरा तो, क्योंकि मुझे तो सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो
रिजवान भाई ट्रेड कर रहे हैं, वो है सिस्टम तो देखो, वो 2 दिन में 4 पोस्ट कर दिए प्रॉफिट कर, मेरा प्रॉफिट ही नहीं बना अभी तक। इन 4 दिनों में तुम ग्रुप्स में बैठे रहोगे, जो हम सबकी आदत है, क्योंकि हम ग्रुप हम सब्सक्राइब कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, हमें अपने पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हम ट्रेड अच्छी करते हैं। उसके लिए हम ग्रुप्स में बैठे रहते हैं। सबने अभी भी 50 चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करे हुए होंगे, डेली देखते होंगे ट्रेड के लिए क्या सेटअप क्या बन रहा है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो पहले बिल्ड करो कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद ही तो ट्रेडिंग कर पाओगे। अब या तो तुम्हारी कैपेसिटी हो ये 4 दिन होल्ड करने की ट्रेड को, और ये जो विक्स ऊपर नीचे हो रही तुम इसमें घबराओ नहीं, ठीक है? नहीं तो कंफर्मेशन लेके ट्रेड करो सुकून से यार, क्या जल्दी है? कहाँ ही मार्केट मूव हो गई मुझे सिर्फ ये बता दो। पहले मैं यहाँ ट्रेड कर पा रहा था, और अब मैंने सिर्फ यहाँ से कितना ऊपर ट्रेड कर पाई, मैंने यहाँ पर एंट्री करी है, सिर्फ ये 0.36% का फर्क है। क्या ही फर्क है ये? तुमने $100 के पीछे 4 दिन की फ्रस्ट्रेशन झेली है, मेंटल टॉर्चर तुमने झेला है $100 के पीछे, सर क्या जरूरत है उसकी? मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी क्लास में कि जो लोग फिश खाते हैं, ठीक है, जो मछली होती है ना, मछली का सर खाया जाता है ना, मछली की दुम खाई जाती है, सिर्फ ये मीट खाया जाता है, प्योर मीट। तो ना मार्केट का बॉटम ढूंढने की कोशिश करो, ना मार्केट का टॉप ढूंढने की कोशिश करो, अपना सेटअप क्रिएट करो, सिस्टम को ट्रस्ट करो सुकून से, और ट्रेड को जाने दो। अब ये देखो, ये ट्रेड सुकून से, अब मुझे पता है कि ये वीकली से आई है ना, ये वाला पुल बैक भी मुझे हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। मैंने वीकली का सेटअप ट्रेड करा है, मुझे प्राइस वीकली पे चाहिए, मगर मैंने अपने आप को सेव कर लिया था एक फ्रस्ट्रेशन से जो यहाँ पे 4 दिन की थी, क्योंकि जब ये मार्केट ये वाली मूवमेंट देता है ना, तो आपको पता है कि वी आर इन अ गुड डायरेक्शन, खत्म बात। बस ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये तुम्हें कोई भी नहीं समझाएगा, तुम्हें सारे बोलेंगे आओ रोज बैठ के आपका भाई ट्रेड करवाता है, और यकीन करो तुम्हें उनमें से एक भी करोड़पति नजर नहीं आएगा, मैं लिख के देने को तैयार हूँ ये बात। तो भाई यही है ट्रेडिंग, एक्चुअली में ना आपको सिर्फ यही चीजें मैनेज करनी है। वंस यू स्टार्ट कैपिंग दीज थिंग्स, आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे, और चार्ट को अल्लाह के वास्ते ये M15 M5 से बाहर आ जाओ अगर पैसे बनाने। अब देखो लास्ट चीज, फिर उसके बाद आई विल टेक द क्वेश्चन। देखो तुम्हारा अकाउंट हर 1% की मूव के ऊपर डबल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लेवरेज, ठीक है, ये मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। देखो मैंने 1% की मूव कैप्चर करी, मेरा अकाउंट, मुझे $100 का प्रॉफिट हुआ, डबल हो गया, अगेन डबल हो गया, अगेन डबल हो गया। यू जस्ट नीड 13 ट्रेड, सिर्फ 13 ट्रेड चाहिए सुकून से इस तरह की, मिनिमम लेवरेज के ऊपर, और ये 13 ट्रेड तुम्हारी 3 से 4 महीने में बन जाती है अगर तुम ढंग से ट्रेड करो तो, ठीक है? ज्यादा हुआ तो 6-7 महीने में कर पाओगे, ठीक है? इसका मैंने बहुत दफा तुम लोगों को बोला, तुम लोग करते नहीं हो, तो मैं भी बड़ा उसमें मुझे बुरा लगता है कि यार तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हो मेरी बातों की। मैंने 36 दफा बोला है, जब तक इसे खुद से नहीं करके देखोगे ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। जाओ कोई सा भी महीना पकड़ लो 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, लेट सपोज मैं यहां से मार्क कर लेता हूँ 1 सितंबर, 1 अगस्त, सिर्फ हर 4 घंटे के सेटअप को कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना शुरू कर दो। फर्स्ट सेटअप, ये 1% की मूव है, एक हो गई, उसके बाद ब्रेकआउट, पुल बैक, एंट्री, दूसरा 1%, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ था, एम बना हुआ था, तीसरा सेटअप, 3 ट्रेड हो गई, सही है। उसके बाद वापस आया, चौथी ट्रेड, पांचवी ट्रेड 1% की, छठी ट्रेड 1% की, पूरा महीने में तुम्हें 6 से 7 ट्रेड मिल गई 1% की। तुम मिनिमम लेवरेज के ऊपर तुम अपने अकाउंट को ना 1 2 3 4 5 6 7 $100 को ना 12,000 पे लेके आ सकते हो, बट ये पेशेंस बिल्ड करो और इसके लिए एफर्ट लगानी पड़ेगी। तुम न्यूयॉर्क सेशन में आके अमीर नहीं होने वाले। अगर ऐसा होता ना, तो जिसको हम सारे बड़ा कल्ट की तरह पूजा करते हैं ना, ICT वाले माइकल, तो वो बहुत अमीर होता, नहीं है वो, ठीक है? उसका बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं, उसकी टैक्स फाइलिंग चेक करोगे तुम बोलोगे अरे यार थू यार, सीरियसली बता रहा हूँ मैं।
क्योंकि मैं खुद आईसीटी करता रहा हूँ ना, नहीं होगा प्रॉफिटेबल, क्योंकि मेरा दिमाग क्या है, सिल्वर बुलेट ट्रेड करना है, गोल्डन बुलेट ट्रेड करना है, न्यूयॉर्क का सेशन ट्रेड करना है, लंदन का लो गया तो भाई अब तो एशिया का तो हाई जाएगा ही जाएगा। हम इससे बाहर ही नहीं आ रहे, मार्केट चलती ही नहीं है वैसे। जितना मर्जी प्रैक्टिस तो करो चार्ट पे जाके, भाई मैंने सालों के चार्ट प्रैक्टिस करे हुए, मैंने सालों के। ये ना एक एक मुझे ट्रेड देखने में 2018 तक जाके मैंने ट्रेड को सेटअप करके देखा है कि हाँ कैसे चलती है। देखो एक और चीज दिखाता हूँ अभी, सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड। चलो ये मुझे रटी हुई कुछ ट्रेड है, मैं प्रैक्टिस करता रहता था बैठा हुआ। क्या देखो, सिंपल डे का ब्रेकआउट हुआ हुआ है, सिंपल ब्रेकआउट है, डे का ब्रेकआउट है। ये लाइफ चेंजिंग ट्रेड्स होती हैं। अब हमें ट्रेडिंग में बड़े देर से आया, वरना तब तक पैसे बना ही चुका होता मैं भी। सिंपल देखो, डब्ल्यू भी बना हुआ है यहाँ पे, वीक वीक वाला पैटर्न है, बट मार्केट रुक गई यहाँ पे। मार्केट रुक गई ना, मुझे जिद थोड़ी करनी है मार्केट से यार, मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा मैं। ठीक है, 2018 का सेटअप है ये, मुझे रटे हुए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी हुई है। सिंपल देखो, 4 घंटे का डब्ल्यू बनाया है मार्केट ने, ये रहा। बेस ब्रेक करने से पहले उसने एन बनाई हुई है। या तो मार्केट इस इधर आएगी, या मार्केट इस वाले एन पर आ जाएगी। अब देखो मार्केट, देख रहे हो बिल्कुल डब्ल्यू पर आएगी नीचे वाले। कंफर्मेशन लेके ट्रेड करूंगा मैं। डेली का सेटअप है, वीक तक जाएगा ये। अब ये ट्रेड चली कितनी है तुम वो देख लो। ये गोल्ड के पिप्स दिखा रहा हूँ तुम्हारे को मैं, ये गोल्ड का चार्ट है ये। 600 बनेंगे, हाँ 600 पिप्स है ये, आई थिंक शायद। हाँ 600 पिप्स ही बनेंगे, बट ये बहुत ऊपर चली गई है। सेकंड रुकना। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड रुकना भाई लोग। अच्छा देखो, बेसिकली ये वीक का सेटअप था। वाई, ये वीकली रिजेक्शन हुई हुई एसएनआर लेवल पे यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, ये दोबारा यहाँ पे वीक पे रिजेक्ट हुआ है, और यहाँ पर भी डे का भी देखो दोबारा भी डब्ल्यू बना था। अगर तुम लोगों ने मिस कर दिया हो तो, ये रहा डब्ल्यू, ये रही बेस ब्रेक, ये रही इसकी नेकलाइन। मार्केट यहाँ के रुकी और फिर ऊपर गई। अब ये क्योंकि तुम्हें पता है कि वीक का सेटअप है, मार्केट फ्रेश वीक तक आएगी। आई एम ऑन अ कॉल बेटा, और फुप्पो कॉल कर रही हूँ ना, कॉल कर लो। यस बेटा जी, आ रहा हूँ ऊपर अभी आपका कुछ सामान, ठीक है। अब देखो फ्रेश वीक मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, मार्केट ने फिर क्या करा है, देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। कमाल क्या करेंगे अब इसका, हम टाइम फ्रेम स्विच करेंगे। अब मुझे मंथली फ्रेश चाहिए इसको ट्रेड करने के लिए, इसको रोकने के लिए। ये रहा मंथली सेटअप, तकरीबन 1400-1500 पे है। बट मैं इसको ऐसे नहीं देखता, क्योंकि मेरे लिए परसेंटेज मैटर करती है। ये 12% की मूव है, इट्स अ वेरी ह्यूज मूव। अब अगर आप प्रॉपर ट्रेडर हो ना, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कहाँ जा रही है, आप इसका हर पुल बैक के ऊपर अपनी पोजीशंस को बड़ा करते जाओगे। हर पुल बैक के ऊपर अपनी पोजीशन को बड़ा करते जाओगे। आप इसको आप ऐसे ट्रेड करोगे, इसको बड़ा करोगे आप। यहाँ पे आपने एक लॉट डॉली होती है ना, अगर आप इसको स्केल अप करते हैं, ये हम लोग यूजुअली सारे यही करते हैं जो यूट्यूब पे बैठे हुए, कि सेटअप लगाया हुआ है, 40% यहाँ बुक, 50% यहाँ बुक, 20% यहाँ बुक। कभी किसी को देखा है स्केल अप करते हुए ट्रेड को? नहीं देखा होगा, बैठे भी नहीं है यूट्यूब पे ऐसे लोग जिन्हें तमीज भी होकर ट्रेडिंग होती कैसे। आपका भाई इधर क्वेश्चन है एक, हाँ हाँ जैसे ये ब्रेकआउट होता है, हम यानी कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करते हैं, वो तो हम करते हैं ना बॉडी की जो क्लोजिंग होती है। हम्म तो
जब ब्रेकआउट होता है फिर हमने वीक चेक करनी होती है, वीक ब्रेक होनी चाहिए। तो यार देखो ये मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें चीज समझाई थी, जरूरी नहीं है कि तुम्हें विक चेक करनी है, तुम्हें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। अगर विक ब्रेक नहीं भी हुई तो भी वो ब्रेकआउट ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, ये भी करंट सेटअप है ना गोल्ड का, ठीक है। यहाँ पे विक तो ब्रेक नहीं हुई ना 4 घंटे की अगर मैं देखूं, बट लाइन चार्ट पे देखो ये ब्रेक हुआ है। देखो लाइन चार्ट थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी जब मुझे कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं वेट कर लेता हूँ। अगर मुझे कहीं पे मैसी लग रहा होता है तो मैं बोलता हूँ उसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करने दो, ठीक है। अभी ये एमएसएनआर में नहीं है, मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि एमएसएनआर आई नो वेरी बेटर देन अदर पीपल जो टिकटॉक पे बैठे हुए। अगर मुझे ये मैसी लग रहा होता ना, मैं इसको बोलता यार ये ब्रेक करना, तो फिर एंट्री करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है ब्रेकआउट के बाद तो मार्केट में आना है मुझे लेने के लिए, मुझे टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। बट देखो ये ब्रेकआउट था ना, मैंने क्या बोला, कंफर्मेशन ट्रेड करो, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा मुझे यहाँ पे सिंपल कंफर्मेशन नजर आ गई थी, मैं इसको भी ट्रेड नहीं करता, छोड़ दो पीछे से मार्किंग को। 30 मिनट का एसएनआर है, रिजेक्ट हो गया वो, एक पूरी कैंडल रिजेक्ट हो गई, यहाँ पे 30 मिनट की बंद हो गई। अब इसको खोलो, ये मेरे बेटे ने ट्रेड करी तो मुझे पता है, उसने ये वाला सेटअप बनाया हुआ था। खोलो यहाँ पे डब्ल्यू बना हुआ है, जी जी बना। ब्रेकआउट हो गया, पुल बैक हो गया, बस ये सिंपल ट्रेड थी। उसने गोल्ड भी ट्रेड करा है न्यूज से पहले, उसने ये भी ट्रेड करा है, यूरो भी, उसने ये पूरी मूव उठाई है न्यूज से पहले। सिंपल सेटअप ट्रेड करते हैं हम लोग कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना आईडीएम लगाना है, ना लिक्विडिटी लगानी है, क्या हो रखा है मार्केट में वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यहाँ पे उसने क्या ट्रेड करा था, डब्ल्यू बना हुआ है, जी जी ब्रेकआउट हुआ है, ये हुआ। ठीक है। पुल बैक आएगा मार्केट का, पुल बैक आ गया मार्केट का, उसने कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे उसने 5 मिनट का सेटअप बनाया था। इसके बाद ये पुल बैक है, ये रहा तुम्हारा डब्ल्यू 5 मिनट का जो उसने ट्रेड करा था, ठीक है। और ये थी तुम्हारी मूव। मुझे बताओ मैंने लिक्विडिटी मार्क करी देखने के लिए मार्केट कहाँ जा रही है, नो। या आईडीएम मार्क कर दिया मैंने, या ब्रेकर ब्लॉक, या ओबी ब्लॉक, या कुछ भी नहीं, सब दिमाग से निकाल दो। मुझे पता है 4 महीने लगेंगे इसके अंदर दिमाग से निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो घुसा हुआ है दिमाग के अंदर, क्योंकि तुम उसे 4 साल तक देखते हुए आ रहे हो। तो मैं इसलिए बोलता हूँ जो अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं ना, वो अगर अभी सीधे हो जाएगा ना, बड़ा फायदा है, क्योंकि मैंने ये चीजें फेस करी है। क्योंकि आपका ब्रेन काम ही ऐसे करता है, वो बोलता है यार मैंने तो वो आईसीटी में ये पढ़ा था, एसएमसी में तो ये पढ़ा था, मुझे ये मार्किंग करनी है, मुझे वो मार्किंग करनी है, तभी तो मेरी ट्रेड अच्छी होगी। वो सो के उठकर आया है, नमाज पढ़कर आके बैठा था, बल्कि वो 2 बजे लड़का मेरा आया पीछे से, बोला यस। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा है वो यूरो में ट्रेड लगाई थी मैंने, डब्ल्यू ट्रेड करा था मैंने। बस बना ली उसने, अपने $50-60 उसके तो खर्चे निकल आए ना एक हफ्ते के। छोटा ही है भी वो, 15 साल का वो। सिंपल सेटअप ट्रेड करो भाई, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में किस। कीप इट स्टूपिड सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल रखनी है ट्रेडिंग, तब ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ब्रेन पे लोड आता है भाई प्रोसेसिंग का, ये चीजें मुझे मैनुअली प्रोसेस करनी है। तो मैं 36,000 चीजें क्यों प्रोसेस करूं जब मेरा 2 लाइनों में काम हो जाता है। जरूरत है मुझे ट्रेड करने की, नहीं है ना इतना प्रोसेस करने की, मैं क्यों अपने दिमाग में इतना लोड डालूंगा। मुझे पता है कि मैं ट्रेड क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चलो ये भी ट्रेड नहीं करता, ये 4 घंटे का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट यहाँ पे सही है, यहाँ पे। अब मुझे पहली चीज ये ध्यान में रखो जब एमएसएनआर ट्रेड कर रहे हो, कि अगर तुमने 4 घंटे का लेवल मार्क करा है तो पूरी 4 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए उसके ऊपर। मैं 5 मिनट पर 1 मिनट पर ट्रेड नहीं कर सकता उसके अंदर। ये कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे 30 मिनट की कंफर्मेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पे अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा हो, बिकॉज यू गाइस आर नॉट यूज्ड टू द कैंडल्स, ठीक है। लाइन चार्ट पे जाऊं मैं, क्या बना हुआ है यहाँ पे, डब्ल्यू बना हुआ है, कंफर्मेशन हो गई मेरी, क्योंकि ये प्राइस घूम कर आ रहा है ना 4 घंटे का ब्रेकआउट करके। मार्केट कहाँ से ऊपर गई है, सिर्फ सिंपल से एम और डब्ल्यू कंफर्मेशन के साथ भी ट्रेड कर लोगे ना, तुमने 7-8 सालों में इतना पैसा नहीं बनाया हो जितना पैसा बना लोगे। क्योंकि तुम लोगों के पास जो चीज है ना, वो मेरे पास अभी नहीं है, पिछले 1 साल से टाइम नहीं है, मैं बहुत हेक्टिकली बिजी हूँ अपनी लाइफ के अंदर दूसरी चीजों में।
मेरे पास टाइम हो तो मैं बैठ के ना सुकून से ट्रेड करूं डेली, मुझे डेली ट्रेड करना भी आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने $3000 का अकाउंट 2 महीने में मैं $45,000 पे ले गया था, सिर्फ गोल्ड ट्रेड करके, क्योंकि मुझे डेली ट्रेड करने को मिल रही थी उन दिनों, मैं बहुत फ्री था, मैंने बहुत ट्रेड करी, मैंने बहुत आराम से ग्रो करते हैं अकाउंट, कोई टेंशन ही नहीं है। और जो गोल्ड तो इस टाइम ऐसा हुआ है, एक मिनट की कैंडल में तुम्हें जो है ना 0.50 0.60 आ रहा है उसके अंदर। कुछ नहीं भी करो ना, सिर्फ 15 मिनट के प्रॉपर चार्ट के ऊपर जाके MOW मार्क कर लो और बैठ जाओ कि अब जब प्राइस वापस आएगा 1 मिनट टूटेगा तब ट्रेड करूंगा मैं, उससे पहले नहीं। सिंपल, देखो 30 मिनट का W बना हुआ है, ये रहा। अभी तुम्हारी नेक लाइन पे रुक गया, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। 5 मिनट की कंफर्मेशन आ गई, बिल्कुल आ गई। देखो यहाँ पर भी देखो एक तरह से इसने W बनाया हुआ है ये, ठीक है। और अगर मैं इसको बेस कंसीडर कर लूं, इस जो नोक निकली हुई है तो भी ब्रेक हो गई है बेस, आना तो प्राइस को सुकून से यार, क्या मसला है, किस बात की जल्दी है, कौन सी ट्रेन छूट रही है, ये रही ट्रेड हमारी 900 पिप की ट्रेड है ये। करके तो देखो एक दफा इस तरह, तुम लोग प्रॉफिटेबल ना हो तो मुझे बताना, सुकून से बैठो बस। शाकिब एक ट्रेड करनी है शाकिब मैंने। हाँ जी, शाकिब बोलो आप बोलो। बोले कमाल भाई। शाकिब भाई, जब गैप से हमारी कैंडल सीसी में कन्वर्ट होती है तो वो तो ऑलरेडी हमारी कंफर्मेशन बन जाती है ना, सीसी कैंडल तो कंफर्मेशन की कैंडल होती है ना। हाँ तो उसके लिए H4 में मैंने यानी कि सीसी कैंडल बन गई है, जैसे मैंने मार्क भी की थी, ग्रुप में सेंड की थी। देखो तुम्हारा सीसी कैंडल पे तुम्हारा बड़ा दिल आया हुआ, तुम सही ट्रेड कर रहे हो उसको, ये कंफर्मेशन कैंडल लगी हुई इसमें प्रॉपर है जी। मैं बोलता हूँ ये मार्केट देखो, इस जब सीसी कैंडल होती है ना, मार्केट दो जगह आती है, या तो इस पर आएगी जो तुम्हारा गैप है, ठीक है। दूसरा मार्केट आती है जो कैंडल ने विक करा हुआ है उसको, इस कैंडल ने विक करा है ना, जी इसका हाई या लो मार्क कर दो, मार्केट इसमें आएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है इसको ट्रेड करने का। अभी तुम्हारा जोन बन गया ये, जी बगैर कंफर्मेशन के तो ट्रेड करते भी नहीं है हम, राइट। बिल्कुल। अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पे देखो कंफर्मेशन बन रही है मेरी। अब क्योंकि है ये फ्राइडे, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, 4 घंटे की कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ट्रेड करेंगे। अब बिल्कुल देखो नीचे गिरना शुरू हो गई, कंफर्मेशन आ रही है, 15 मिनट पे M बन गया पूरा। बिल्कुल 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने के बाद हुआ ना सारा काम, ये उससे पहले तो नहीं हुआ। नो। तो अब तुम जो 2.5 घंटे चार्ट की पूजा करने वाले थे वो तो नहीं करनी पड़ी तुम्हें, तुम छोड़ के अपने दूसरे काम निपटा कर आ गए बाहर से। ये फायदा होता है MSNR का, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता होता है कि मार्केट कब क्या करने वाली है। अब कंफर्मेशन आ रही है, अब ये ट्रेड मैं ऑलरेडी 3 ट्रेड कर चुका हूँ इस वीक की, तो मुझे जरूरत नहीं है, बट ये ट्रेड की जा सकती है। वाई कि अगर ये यहाँ पर भी आया तो भी 600 650 पे 1.5% की मूव है ये, इट्स अ वेरी गुड मूव। और हो सकता है ये मार्केट क्लोज होने से पहले दे जाए, तो अगर ये मार्केट यहाँ पर आई तो एक ट्रेड की जा सकती है छोटे रिस्क के साथ। अब देखो स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। देखो अगर मैं एग्रेसिव जाता तो मेरा स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ पर आता 0.25 का। अब अगर मैं इस M को ट्रेड करूंगा और इस स्ट्रक्चर के हाई पे रखूंगा तो 0.20 का SL बन रहा है मेरा, और ये और भी छोटा हो जाएगा अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर ले लूं वापस आने के ऊपर तो 0.10। मेरा स्टॉप लॉस भी 3 गुना कम हो गया। पेशेंस का फायदा ये होता है, बट ऑब्वियसली ब्रीथिंग स्पेस प्रॉपर दो उसको, रिस्पेक्ट करो मार्केट को, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से 15 मिनट की कैंडल उतर रही है तो 30 मिनट पे तो आएगी, तो 30 मिनट एटलीस्ट ये वाला तो लेगी ये, तो भी अच्छी ट्रेड है, 300 पिप की है और सुकून से। वैसे 1 घंटे के उससे आ रही है तो 4 घंटे तक जाएगी, यूजुअली ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो 4 घंटा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, 700 पिप की ट्रेड हो गई। और हो सकता है अब ये सारी जो विकेट लगी हुई सब लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए और मार्केट यहाँ तक आ जाए। सोचो तुम्हारा प्रॉफिट कितना बड़ा होगा, और एक्चुअली में ये डेली का लेवल है तुम्हारा, ठीक है। फाद भाई नहीं, सॉरी शाकिब भाई, हाँ सीसी कैंडल पे मार्केट H4 पे हमें मार्केट दोबारा आ गई, H4 की कैंडल क्लोज होगी उस जोन में आके, हाँ तो हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं जाना फिर यार H1 पे। देखो, यूजुअली जिससे मैंने सीधी कैंडल सीखी है वो तो बोलता है बस ठीक है एंट्री रख दो उसके ऊपर डाल दो, और बट होता मेरा ही ये ऐसे, मेरा अक्सर ये होता है, ही ऐसे।
मेरा ये है कि यार 2 टाइम फ्रेम नीचे आ लो, अगर 4 घंटे का तो 30 मिनट पर आ जाओ, या एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम नीचे के कंफर्मेशन ले लो 15 मिनट के ऊपर। जैसे मैं अभी यहाँ पे, अभी ये 1 घंटे की है ना, अव्वल तो रिफाइनमेंट प्राइस का मेरा इतना अच्छा है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अभी मैं कुछ भी नहीं करता, मैं क्या करता, इसको खोलने से मुराद क्या होती है, 1 टाइम फ्रेम लोअर जाके देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे मेरा प्राइस खुला कहाँ पर है, देख रहे हो, जी 30 मिनट के लेवल पे खुला है। अब मेरा लेवल कौन से टाइम का हो गया ये बताओ? 30 मिनट का। 30 मिनट 30 मिनट का हो गया ना, तो अब मुझे कंफर्मेशन 2 टाइम फ्रेम नीचे लेनी, तो मैं और जल्दी एंटर कर सकता हूँ इसके अंदर। पहले मैं 15 मिनट पे ले रहा था, अब मैं 5 मिनट पे ले सकता हूँ कंफर्मेशन इसकी। अब देखो 5 मिनट में मार्केट कंफर्मेशन दे चुकी है ऑलरेडी। ये यहाँ से एम ब्रेक करा हुआ है इसने, ये रहा पुल बैक, और ये ऑलरेडी तुम्हारा जो है ना 150 पिप का प्रॉफिट चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। प्राइस रिफाइनमेंट ये होती है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा भी नहीं करते हैं और बहुत कम भी नहीं करते हैं। वैसे मैंने M15 पे की थी मैंने, तो मार्केट नीचे नहीं, गिरी। वो आपने किस बेसिस पे करी है तुम्हें अंदाजा नहीं है ना, यही तो गलती है। देखो M1 का है ना, तुम्हें पहले तो वो गैप खोलना है। वो शीट है ना तुम्हारे पास रिफाइनमेंट वाली, जी जी उसमें जो वो ऊपर चार्ट दिया, तुमने अभी तक कितनी प्रैक्टिस करी है उसकी? नहीं करी है तुमने। देखता हूँ मैं डेली। उसको लगा के खोल के देखो कि एक्चुअली में उसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो खजाना है भाई। यहाँ पर देखो, ये डेली का लेवल है, वी लेवल है ना, फ्रेश है। जी मैंने खोल के देखूंगा यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पे जब मैंने खोला ना, तो मुझे नजर आ रहा है कि यार प्रॉपर यहाँ पे ये एम बना था, नीचे ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर ब्रेक हो गया। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस इन दिस एरिया, क्योंकि मार्केट ने सारी स्ट्रगल इस लाइन के अराउंड करी है। देख रहे हो, जी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, फिर नीचे गिर गया, सपोर्ट बनाई, कंफर्म करी है, अभी ऊपर गया, अब वापस आके एक दफा टेस्ट करेगा। इससे क्या होता है, जब तुम प्राइस को छोटे टाइम फ्रेम पे खोल के देखते हो अपने मार्क्ड एरिया को, तुम्हें एक अंदाजा मिलता है कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। अब ये लाइन मेरी 4 घंटे की हो गई है। अब यहाँ पर देखो, अब कैंडलों में देखो क्या नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, मार्केट उसके अराउंड स्ट्रगल करती रही है, फिर उसके बाद उसने सपोर्ट क्रिएट करी है यहाँ पे। अब मेरा प्राइस रिफाइन होके मैं इसको यहाँ रख लूंगा, और इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको एक मैं कंप्लीट एरिया मार्क कर दूंगा ऐसे करके। ये अब ये मेरा प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है। ये वाला प्राइस मैंने तुम लोगों को शायद दिया भी था चार्ट के ऊपर लगा के। यही वाला प्राइस मैंने तुम लोगों को दिया था ना, ऐसा ही है। ये क्या क्या डाला हुआ है मैंने, तो सब खोल खोल के देखो प्राइस को। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें उतना समझ में आना शुरू होगा। और ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत करना, सिर्फ ए और वी लेवल के अराउंड सारी चीजों को देखना कि उस पर क्या चल रहा है, ठीक है। देखो ये वाला मैंने एरिया मार्क करा है, मैं POI 80%। मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे प्राइस को नीचे देखना है एक्चुअली में, ठीक है। मेरा ये 50% है, तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ट्रेड मुझे नजर आएगी तो कर लूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। मुझे यहाँ पे प्राइस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, प्राइस यहाँ पर आएगा, मुझे कंफर्मेशन देगा, आई विल ट्रेड, क्योंकि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। मार्केट नीचे आएगी, उसका रीजन ये है कि मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आ गई है एक्चुअली में गोल्ड की। ये मैं बड़ा एग्रेसिवली देख रहा हूँ, मुझे ट्रेड करना है। एक्चुअली में मार्केट इस मंथली रेजिस्टेंस के अराउंड रुक गई है, वो समझा, ठीक है। और ये एक तरह से बहुत बड़ा सा वो बन रहा है, वैज बन रहा है। तो मार्केट को एटलीस्ट अब ये वाला एरिया टेस्ट करना है 2400 के अराउंड। तो चार्ट को जितना बड़ा करके देखोगे ना, उतना मजा आएगा कि चार्ट पे चल क्या, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें उस दिन बताया था सबको, क्लास एंड करेंगे इसके बाद, कि ये जो मार्केट की मूव है ना, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री अपनी रिपीट करती है, ये कोविड वाली मूव है। यहाँ पर देखो, ये 9 कैंडल्स कंसेक्यूटिव वाइड बनी हुई है, और लास्ट वाली इसने हाई वॉल्यूम में बनाई थी, और उसके बाद ये 47% गिरी है मार्केट, नहीं सॉरी 22% गिरी थी मार्केट ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम चीज मार्केट ने यहाँ पे वीकली पे भी की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और आखिर वाली देखो सबसे बड़ी कैंडल बनी हुई है। तो ये गिरने ये वाली जो कैंडल बनी है हमें पहले से पता थी कि ये बननी है, ठीक है। तो ये बड़े शकील भाई, एनालिसिस का फायदा ये होता है आपको। हाँ जी बोलो। चलो अ, नाउ क्वेश्चंस, इसको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, रुक जाओ एक सेकंड। जी जी